A8 हिंदी। कई दिनों की लगातार बारिश के बाद गांव में कुछ भी खास सूखा नहीं था। असल में सिर्फ दो लोग जो पूरी तरह भीगे नहीं थे और जो गीले कपड़ों की चाहत नहीं कर रहे थे, वे थे मैक्स और निको, जो अपने मेचा में रह रहे थे। सैनिकों के प्रति दयालुता के कारण उन्होंने किसी को कीचड़ और घुटनों तक गहरे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर करने के बजाय राशन खाने का विकल्प चुना, जबकि उनकी स्थिति पानी की रेखा से ऊपर होने के कारण काफी ऊंची थी। आज सुबह होते ही वफादार क्रूसेडर्स की दो और टुकड़ियां आगे बढ़ चुकी थीं, और दक्षिण का क्षेत्र अब लगभग सुरक्षित माना जा रहा था। पीछे हटने वाली पहली टुकड़ियों को 1 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंचना था, लेकिन क्षितिज पर एक बहुत ही अशुभ काला बादल मंडरा रहा था। उपग्रह विवरण अभी भी यही कह रहा है कि बारिश समाप्त हो जानी चाहिए, जैसा कि प्रतीत होता है, लेकिन मैक्स के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। स्टेलवार्ट, यह शाइनिंग डार्कनेस है। क्या पुल सही सलामत है? जनरल टेनेंट पूछते हैं, जैसे ही उनका मेचा उत्तर दिशा में दूर पेड़ों के बीच से दिखाई देता है। पुल मजबूत बना हुआ है। आपका स्वागत है, मैक्स अपने लंच का कचरा हटाते हुए जवाब देता है। फालेंक्स क्लास मेचा के अलावा, जिसे सिग्नस जहाज की लड़ाई और विस्फोट से केवल सटीक क्षति हुई थी, ये काफिला उस विद्रोही समूह से भी बदतर दिखता है जिसे उन्होंने दूसरे दिन समाप्त कर दिया था। हालांकि वे अकेले नहीं आ रहे हैं, पुल पर पहुंचने से ठीक पहले उनके पीछे रिवर क्लास सिग्नस मेचा के 5 पूरे पंथ दिखाई दे रहे हैं। चमकते अंधेरे, तुम्हारे पास कौन है जो लड़ सकता है? मैक्स सबसे बुरे की आशंका करते हुए पूछता है। सिर्फ मैं। सभी क्रूसेडर पुल पार कर लें और अधिकतम गति से गंतव्य की ओर बढ़ें, जनरल टेनेंट जवाब देते हैं। मैक्स को ठीक इसी बात की चिंता थी। इससे भी बुरी बात यह है कि जैसे जैसे वे पास आते हैं, मैक्स देख पाता है कि मेचा अकेले नहीं है। उनके 700 से ज्यादा तोप नावें हैं, जो आगे दौड़ रही हैं ताकि उनके कम दूरी के हथियार भारी मेचा के साथ साथ घायल काफिले को भी निशाना बना सकें। सभी इकाइयां खायों और बनकरों की ओर। सिग्नस का हमला आ रहा है। मैक्स का आह्वान और गांव में कार्रवाई शुरू। एंटी एयरक्राफ्ट वाहनों को स्थानांतरित किया जाता है ताकि वे सैनिकों से भरी नौकाओं, बनकरों और खंडहर इमारतों को निशाना बना सके, और लाइट मेचा के सभी 3 विंग ऑनलाइन आ जाते हैं। रिवेरा दूरी को कम करने में कोई समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शाइनिंग डार्कनेस एक बिंदु रक्षा यंत्र है और एक हाथ पर एक शक्तिशाली आयन बॉम्बार्डरे है। स्टेलवार्ट, आपके पास नेतृत्व है। जनरल ने निर्देश दिया, युद्ध के लिए खुद को स्थिर करने के लिए कीचड़ भरी जमीन में अपने लंगर डाले। लड़ाई की सीमा 250 मीटर है। जैसे ही कोई चीज रेखा पार करे, पूरी बमबारी शुरू कर दें। मैक्स यूनिट को निर्देश देता है और आगे चल रहे सिग्नस हैवी मेचा पर स्पष्ट निशाना लगाने के लिए अपने बिल में मुड़ता है। शाइनिंग डार्कनेस भी फायर करने के लिए तैयार है, और इसने दुश्मन को और अधिक उत्साहित कर दिया है, क्योंकि दुश्मन को लगता है कि फालेंक्स क्लास यूनिट की मुख्य बंदूक क्षति के कारण बंद हो गई है। जैसे ही नावें घोषित युद्धस्थल को पार करती हैं, मैक्स एक साथ अपने सभी 50 पैदल सेना रोधी रॉकेट छोड़ देता है। शाइनिंग डार्कनेस पर कंधे पर लगी तोपें निकटतम रिवर पर घातक कवच रोधी गोले दागती हैं, उसे वहीं रोक देती हैं, और आयन बॉम्बार्ड एरे इतनी शक्तिशाली ऊर्जा आवेश फेंकता है कि एक ही वार में भारी मेचा को जलाकर राख कर सकता है। इतनी नजदीकी सीमा पर विनाश से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तारित रेंज पर तैनात विमान रोधी वाहन और क्वाड गन उन नौकाओं का काम तमाम कर रहे हैं जो मिसाइल हमले से बच गई थीं, लेकिन दुश्मन का सामना करने का उनका शुरुआती लाभ, जो यह नहीं जानता था कि इस बिंदु की अच्छी तरह से रक्षा की गई है, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। दुश्मन सदमे से उबर चुका है और अपनी रक्षा पंक्ति को गोलाबारी से तहस नहस कर रहा है। रिवर्स पर लगी सिग्नस प्लाज्मा शॉटगनों ने पैदल सेना की टुकड़ियों को भाप बना दिया है, अस्थायी बनकर कबाड़ में तब्दील हो गए हैं, और खायों में छिपे लाइन मेचा भी नहीं बचे हैं। लगभग 50 क्रोधित भारी मेचा जवाबी गोलाबारी से जमीन उड़ा रहे हैं। मेचा को शायद ये ध्यान ही नहीं आया कि स्टालवार्ट एक मेचा है, बनकर नहीं, बल्कि वे अपनी गोलाबारी तारित के क्रोध और चमकते अंधेरे पर केंद्रित कर रहे हैं। निको की हाथ में पकड़ी ढाल क्षतिग्रस्त और विकृत है, उसमें कई छेद हैं और रॉकेट के प्रहार से उसका बख्तरबंद कवच धुआं उगल रहा है। फिर भी आयन विध्वंसक की गोलाबारी धीमी नहीं होती और हर वार पर रिवर श्रेणी के विरोधियों को हिला देती है। रॉकेटों की एक विशाल बौछार उस ओर बढ़ती है और मैक्स भयानक आशंका से सिहर उठता है। लेकिन तारित का रेज अपने बनकर से तेजी से बाईं ओर छलांग लगाता है और आने वाली गोलाबारी को नष्ट करने के लिए ढाल फेंकता है। अब भागते हुए तारित के रेज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिससे रक्षा बलों को पुनः लोड करने और क्षतिग्रस्त स्थानों से हटने का एक छोटा सा मौका मिल गया है।
शाइनिंग डार्कनेस जितनी तेजी से हो सके दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहा है। केपलर के प्रचार को चरितार्थ कर रहा है, जो कहता है कि वह अकेले ही 100 दुश्मनों के मेचा के बराबर है। कंधे पर मार करने वाली तोपों में अब गोला बारूद खत्म हो गया है तथा कोई भी छोटा द्वितीयक हथियार काम नहीं कर रहा है। लेकिन यदि दुश्मनों को नजदीकी लड़ाई में शामिल होने से रोका जा सके तो अकेले आयन बमबार्ड ही उनसे निपटने के लिए पर्याप्त हो सकता है। 50 सिग्नस हैवी मेचा में से केवल 14 ही अभी भी फायरिंग कर रहे हैं और हर गन बोट डूब चुकी है, जिससे हजारों लाशें तेज बहती धारा में बह रही हैं। कई तो जवाबी फायरिंग करने से पहले ही उनके ट्रांसपोर्ट नष्ट हो गए और उनके गोला बारूद का भंडार पानी के नीचे जल रहा है। निको एक ऑफिस बिल्डिंग के खंडहरों के पीछे घुटनों के बल बैठ गई है और मैक्स और ज्यादातर लाइट मेचा के रीलोडिंग खत्म होने तक कवर फायर दे रही है। उसके डिस्प्ले पर चेतावनियां चमक रही हैं और कूल्हे के जोड़ पर चोट लगने के कारण मेचा ठीक से चल नहीं पा रही है, लेकिन बंदूक अभी भी ठीक से काम कर रही है। हालांकि उसकी शानदार प्रस्तुति ने अपना काम कर दिया है। बड़ी तोपें फिर से खायों और खंडहरों में सक्रिय हो गई हैं तथा शेष सिग्नस बलों पर हमला बोल रही हैं। मैक्स की बैटल कैनन से एक गोली गिरे हुए सिग्नस मेचा पर लगे रिएक्टर को क्रिटिकल कर देती है, जिससे 2 अन्य नष्ट हो जाते हैं, जबकि मैक्स पल्स लेजरों की लगातार फायरिंग से एक और रिएक्टर को नष्ट कर देता है। आखिरी रिएक्टर खायों में लाइट मेचा से निकले आयन फायर में गिर जाता है और लड़ाई उतनी ही क्रूर और अचानक समाप्त हो जाती है जितनी की शुरू में हुई थी। हताहतों की गिनती करो और हथियार फिर से लोड करो। मैक्स स्पीकर और रेडियो पर आवाज लगाता है। उसे नहीं पता कि इस समय कौन क्या सुन सकता है, क्योंकि युद्ध में उसे बहुत नुकसान हुआ है। स्टालवार्ट की हालत काफी अच्छी है। उसने सिग्नस प्लाज्मा शॉटगन से कुछ झटके खाए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में आज उसकी कोई प्राथमिकता नहीं थी। निको लंगड़ाते हुए तारित्स रैज को उस जगह ले जाती है जहां वह मूल रूप से तैनात थी और अपनी पसंदीदा ढाल और कवच पर लगी विमान रोधी बैटरी के खंडहरों को देखती है। मैक्स को उम्मीद है कि कम से कम 2 समान रूप से सुसज्जित वाहन बच गए होंगे, वरना अगली बमवर्षक उड़ान उनके लिए एक बुरा समय साबित हो सकती है। चार्ली कंपनी ने प्रथम लेफ्टिनेंट सहित 82 लोगों के मारे जाने या घायल होने की सूचना दी है। ब्रावो कंपनी ने 43 लोगों के मारे जाने या घायल होने की सूचना दी है। कैप्टन कैटन ने बताया। लाइन स्क्वाड 1 ने 4 खो दिए। लेफ्टिनेंट बेकी ने रिपोर्ट दी। दूसरे दस्ते ने नेता और 1 को खो दिया। तीसरा दस्ता 2 बचे हैं। कुल मिलाकर उनके लगभग आधे प्रकाश मेचा नष्ट हो गए। तारित का क्रोध क्षतिग्रस्त हो गया, उनकी वायुरोधी क्षमता कमजोर हो गई और पैदल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये सब केवल कुछ ही मिनटों तक चले युद्ध में हुआ। जैसे ही यूनिट अपने नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करती है और उसे यथासंभव कम करने का प्रयास करती है, नदी में पानी का प्रवाह अचानक लगभग शून्य हो जाता है और मैक्स अपने थर्मल स्कैनर को काले बादल की ओर मोड़ देता है। यह एक अक्षुण्ण मात्र जहाज की ठोस जमीन से टक्कर से उत्पन्न ऊष्मीय आघात तरंग है। यह उपग्रह चित्रों में दिखाई देने के लिए बहुत पतला है, लेकिन यह बादल हजारों डिग्री का है और बाढ़ के पानी को तेजी से उबाल रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दीवार के पीछे बारिश नहीं हो रही है, यह एक सोना होगा। सभी सैनिकों, आपके पास सीलबंद आश्रय में जाने के लिए 30 सेकंड हैं। आने वाली शॉक वेव खुले में पड़ी किसी भी चीज को जलाकर राख कर देगी। शहर में ऐसी बहुत कम जगहें हैं जिन्हें ठीक से सील किया जा सके, इसलिए हर कोई अकादमी की इमारतों की ओर भाग रहा है। वे मजबूत हैं और एक मेचा पावर आउटपुट से जुड़े होने के कारण वे तापमान नियंत्रण को फिर से चालू कर सकते हैं। निको उस पर काम कर रहा है और इमारत के आपातकालीन जनरेटर के बगल में तारित्स रैज को घुटनों के बल बैठा रहा है, जो फिलहाल बंद है। ये स्थानीय रूप से परिष्कृत ईंधन का उपयोग करता है जिसकी आपूर्ति उनके पास नहीं है, इसलिए यह बस खत्म हो गया है। कैप्टन कैटन क्रूसेडर क्लास मेचा से बिजली की लाइनें जोड़ देते हैं और उनकी यूनिट अंदर भागती है। ज्यादातर लाइन मेचा अपनी जगह पर ही बने हुए हैं, बस खायों में पनाह लिए हुए हैं ताकि शॉक वेव उनके ऊपर से गुजर जाए। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी यूनिटें इस समस्या से निपट सकती हैं। केवल वे ही लोग अकादमी की उड़ान में शामिल हो रहे हैं जिनके पायलट कंपार्टमेंट में सेंध लगी है। लहर वास्तव में यहां लगभग 3 मिनट तक नहीं रहेगी, बल्कि इतनी ही होगी कि सबसे धीमी गति से चलने वाले घायल व्यक्ति, जो अभी भी ड्यूटी पर हैं, को सुरक्षित आश्रय तक पहुंचने का समय मिल जाए और सभी के लिए सब ठीक है कि कॉल आने शुरू हो जाएं। जनरल टेनेंट को अपने भेजे गए क्रूसेडर्स विन की ज्यादा चिंता है क्योंकि उनमें से कई की हालत बहुत खराब है। हालांकि वे सभी काम कर रहे थे, इसलिए उम्मीद है कि आपातकालीन सुविधाएं उन सभी इकाइयों के कॉकपिट को सील कर पाएंगी जिन्हें इसकी जरूरत है। अब इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता, वे इतने आगे बढ़ चुके हैं कि लहर पहले ही उनके ऊपर से गुजर चुकी है।
मैक्स स्टालवार्ट को और भी नीचे उसके बिल में धकेल देता है, खुश होकर कि उसके पास कंधे पर रखी कोई मिसाइल नहीं बची है जो शॉकवेव की चिलचिलाती गर्मी से क्षतिग्रस्त हो सकती है। हालांकि शाइनिंग डार्कनेस के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, वह छिपने के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए जनरल बस वहीं अपने लंगर डाले खड़े होकर इंतजार कर सकते हैं। जलती हुई हवा की लहरें उन पर इतनी जोर से वार करती हैं कि कई क्षतिग्रस्त इमारतें ढह जाती हैं और गर्मी से गांव में बिखरे नागरिक वाहनों का रंग उड़ जाता है। सेना ज्यादा टिकाऊ हथियार इस्तेमाल करती है, ऊर्जा हथियारों और आग उगलने वाले हथियारों के हमलों का सामना करते हुए, इसलिए वे ज्यादातर सुरक्षित बच जाते हैं। जनरल टेनेंट को खुद को सीधा रखने के लिए बल का सहारा लेना पड़ता है, और फिर भी उनके लंगर उस पुराने खेल के मैदान की नर्म जमीन में गहरी खाई खोद देते हैं जहां उन्होंने पिछली लड़ाई के दौरान अपना मोर्चा संभाला था। लहर के पीछे हवा का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, बेहद गर्म, लेकिन इतना भी नहीं कि यूनिट इससे बच न सके। स्टालवार्ट के सेंसर बताते हैं कि बाहर रहना सुरक्षित है, लेकिन अगले कुछ घंटों तक बाहर आना सुरक्षित नहीं होगा। सभी दरवाजे और मेचा सतहें धातु की हैं और शॉक वेव की गर्मी को सोख लेती हैं, जिससे उन्हें छूना मुश्किल हो जाता है। कोई हताहत? मैक्स पूछता है और पुष्टि करता है कि सैनिकों द्वारा चुने गए प्रत्येक आश्रय ने लहर को झेला। हालांकि जो लोग अकादमी तक पहुंचने का समय नहीं पा सके, वे अपने नए वातावरण से बहुत प्रभावित नहीं हैं। नदी का तल लगभग सूख चुका है, इस समय उसमें से बस पानी की एक बूंद बह रही है और उत्तर की ओर की जमीन कीचड़ से भरी है, लेकिन ऊंचे इलाकों में ज्यादातर बाढ़ के पानी से मुक्त है। प्रचंड लहर के उमड़ते बादल ने नमी का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा कर लिया है और तेज हवाएं वाष्पीकृत बाढ़ के पानी को वहां तक उड़ा रही हैं जहां वह दुर्स्वप्न अंततः गति खो देता है। इमारत से बाहर निकलने के सुरक्षित होने का संकेत मिलने में 2 घंटे लग जाते हैं, हालांकि किसी भी चीज को छूने से पहले दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है। ड्यूटी से मुक्त सभी लोग अकादमी में इकट्ठा होते हैं, जहां क्लाइमेट कंट्रोल को चलाने के लिए तारित्स रेज की जगह पूरी तरह से ईंधन से भरी लेकिन क्षतिग्रस्त लाइन मेचा ने ले ली है। हालांकि कुछ सैनिक इस बदलाव से ज्यादा परेशान नहीं हैं। वे एक जंगल की दुनिया से आए हैं और इतनी गर्मी और उमस उन्हें घर की याद दिलाती है, भले ही वह कितना भी असहज क्यों न हो। लैंडर अच्छी स्थिति में है तथा युद्ध सामग्री बनकर, जहां पूर्वी क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकांश इकाइयां सुरक्षित हैं, को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए उनकी इकाइयों को पुनः लोड करने तथा उनकी मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र आगे बढ़ रहा है। अगली सुबह तक उन्होंने सभी क्षतिग्रस्त लेकिन काम कर रहे लाइट मेचा को वापस चालू और पुनः लोड कर लिया, साथ ही मैक्स के मिसाइल पॉड और बैटल कैनन को भी, और लैंडर की सुविधाओं का उपयोग करके वे तारित्स रेज से एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी की मरम्मत करने में भी कामयाब रहे। यह इष्टतम तो नहीं है, लेकिन यूनिट एक दिन पहले की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। नदी के दूसरी ओर की जमीन, और वास्तव में धाराओं के कारण उनकी ओर की जमीन भी, गिरे हुए दुश्मन मेचा के शवों से अटी पड़ी है, और इससे मैक्स को एक बढ़िया विचार आता है। सभी मेचा इकाइयां जो अभी खाई में तैनात नहीं हैं, मैदान में जाएं और जितने भी विद्रोही लाइट मेचा हो सके उन्हें वापस लाएं। हमारी संख्या कम हो गई है और उनके पास वे अतिरिक्त पुर्जे हो सकते हैं जिनकी हमें फिर से ताकत हासिल करने के लिए जरूरत है। ये समझा जाता है कि घायल पायलटों के ठीक हो जाने के बाद भी वे कभी भी पूरी ताकत हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके पास फिलहाल ठीक हो रहे पायलटों की संख्या उनके लिए उड़ान भरने लायक मेचा से ज्यादा है। लाइन मेचा बाहर निकलते हैं, जो कुछ वे प्राप्त कर सकते हैं उसे प्राप्त करते हैं, और कुछ मिनट बाद इंटरकॉम पर जीत की जयकार सुनाई देती है। कमांडर, ये यूनिट 29 है। हमें यहाँ उत्तर दिशा में स्काईफायर पैटर्न लाइन मेचा का एक पूरा विंग मिला। जब उनका बजरा पलटा था तब वे मानव रहित थे और अब ठीक से काम कर रहे हैं। यह अध्याय एक पूर्वावलोकन है। यदि आप अधिक तेज और अद्यतित अध्याय देखना चाहते हैं तो कृपया अधिक सामग्री के लिए देखें। मेचा को 2 बार वापस यहाँ लाओ। स्काईफायर पैटर्न लाइन मेचा अद्भुत एंटी इन्फेंट्री मेचा है और हमारे पास उनके लिए काफी गोला बारूद है। मैक्स निर्देश देता है। हमारे पास एक काम करने वाला फ्लैट डेक ट्रांसपोर्ट है, क्या आप चाहेंगे कि हम उसे भेज दें? स्टालवार्ट कैप्टन टासस पूछता है। उन्हें इसे कीचड़ में घसीटना होगा, लेकिन वे एक एक करके ले जाने या घसीटने के बजाय उस पर ढेर सारे मेचा लाद सकते हैं। उत्तर की ओर बढ़ो और उन मेचा को वापस लाने में मदद करो। हमें जितने भी स्पेयर पार्ट्स मिल सके चाहिए। मैक्स खेतों का मुआयना करता है कि सब लोग अभी कहाँ हैं और पाता है कि निको कुछ सिग्नस मेचा की जांच कर रही है जो उन्होंने निकाल लिए थे। उसने अपने सिस्टम स्किल का इस्तेमाल करके एक हथियार को अलग किया होगा और वह एक प्लाज्मा शॉटगन को ट्रॉफी की तरह पकड़े हुए है। वह उसे डांटने ही वाला है क्योंकि उसे स्पेयर पार्ट्स इकट्ठा करने हैं,
तभी उसे पता चलता है कि वह एक गिरे हुए क्रूसेडर क्लास चेसिस को घसीटकर ले आए है और सावधानी से कवच पर लगे मिसाइल लॉन्चर को हटा रही है, जो पूरी तरह से गोला बारूद से खाली है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। आप क्या सोचते हैं, क्या हम इसे फिट कर सकते हैं? वह प्लाज्मा शॉटगन को केंद्रीय कारपेस माउंटिंग पॉइंट पर रखते हुए पूछती है। यह असल में अपनी जगह पर लॉक हो जाता है, एक जैसे माउंटिंग सिस्टम की बदौलत, लेकिन पावर सिस्टम बिल्कुल अलग है। सिर्फ कनेक्ट ही नहीं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी भी। अगर किसी को इस तरह के हाइब्रिड मॉन्स्ट्रोसिटी को काम करने की उम्मीद है तो वह यही है, लेकिन फिर भी यह कोई छोटा और आसान काम नहीं होगा। अगर आपको सचमुच लगता है कि यह काम करेगा, तो इसे वापस ले आइए। लाइन मेचा की मरम्मत पूरी होने के बाद आप लैंडर से इसे संशोधित करवा सकते हैं। यह उसके लिए संकेत है कि वह जो कुछ भी भौतिक रूप से हटा सके उसे इकट्ठा करे, जो रिवर्स श्रेणी की मशीनों के असली चेसिस के अलावा बाकी सब कुछ होता है। वे सारा दिन सामान इकट्ठा करने में बिताते हैं, लेकिन शाम को सामान इकट्ठा होने के बाद एक अच्छी खबर सामने आती है। इस समय उनके पास पायलटों की कमी है, लेकिन उन्होंने कुल 60 इकाइयां बनाने के लिए पर्याप्त लाइन मेचा को पुनर्प्राप्त या मरम्मत कर लिया है, जिनमें स्काईफायर पैटर्न क्वाड गन वाली 10 इकाइयां भी शामिल हैं। मेचा की अपनी प्रारंभिक मात्रा को दोगुना करने से उन्हें अतिरिक्त और विकल्प दोनों मिल जाते हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग करने के लिए उन्हें रैंक के भीतर से पदोन्नति करनी होगी, और मैक्स को यकीन नहीं है कि उनके पास पर्याप्त योग्यताएं हैं, या यहां तक कि मानकों के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल रखने के लिए पर्याप्त उच्च सिस्टम संगतता भी है। हालांकि निको के नए विचार किसी को प्लाज्मा शॉटगन देने के इरादे तक ही सीमित नहीं थे। पैदल सेना ने लाइट मेचा को कार्मिक वाहकों के ऊपर मिसाइल पॉड्स लगाने में मदद करने के लिए मना लिया है। पॉड वाहनों के लिए बेहद बड़े आकार का है, क्योंकि वे जितने चौड़े हैं। केपलर सॉफ्टवेयर को इस तरह की युद्धभूमि में होने वाली घटनाओं के लिए अनुकूल बनाया गया है, और एक बार उन्हें जोड़ देने के बाद लक्ष्यीकरण सॉफ्टवेयर, जो आमतौर पर मशीन गन को नियंत्रित करता है, मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकता है। ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आधा दर्जन से अधिक मिसाइल लॉन्चर एक अच्छी शुरुआत है। ये मिसाइलें निर्देशित हैं, लैंडर या लाइट मेका को आसानी से और क्रूसेडर को बड़ी मुश्किल से भेज सकती हैं, जबकि इनकी अधिकतम सीमा सैकड़ों किलोमीटर है। सैद्धांतिक रूप से इनका इस्तेमाल लगभग किसी भी चीज के खिलाफ किया जा सकता था, बस कुछ खास लक्ष्यों के लिए इनमें गति की कमी थी। 6 पहियों वाले ये सैन्य परिवहन भारी भार और नर्म जमीन के लिए बनाए गए थे, इसलिए अतिरिक्त वजन इनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। ये 20 सैनिकों को आराम से ले जा सकते थे, या 50 सैनिकों को ठूस ठूस कर ले जा सकते थे, जिससे मिश्रित इकाई को इधर उधर ले जाना बहुत आसान हो जाता था। ये शर्म की बात थी कि उनके पास और अधिक गोला बारूद नहीं था, लेकिन जो अन्य गोला बारूद उन्हें मिले, उन्हें नष्ट किए बिना उनसे निपटना खतरनाक होता और कीमती गोला बारूद की बर्बादी होती। कप्तानों, अपने रैंकों में उन सैनिकों की जांच करें जो पैदल सेना में जाने से पहले लाइन मेचा से बाहर हो गए हैं। हमारे पास अभी बहुत सारी अतिरिक्त इकाइयां हैं जिन्हें बस गहरी सफाई और कुछ अंतिम मरम्मत की जरूरत है। मैं अगले 24 घंटों में लाइन मेचा की 6 शाखाओं में कर्मचारियों की तैनाती चाहता हूं। मैक्स निर्देश देता है, उपग्रह डेटा की जांच करते हुए कि क्या दुश्मन सैनिकों की गतिविधियों के बारे में कोई नई जानकारी उपलब्ध है। सैन्य अभिलेखों के सर्वेक्षण और दोबारा जांच में घंटों लग जाते हैं, लेकिन दोनों पैदल सेना कप्तानों को अंततः पर्याप्त सैनिक मिल जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर अपराधी होते हैं जिनके पास नए प्राप्त लाइन मेचा को चलाने का प्रशिक्षण और योग्यता होती है। इससे उनकी पैदल सेना की संख्या और भी कम हो जाती है, लेकिन अतिरिक्त कवच और गोलाबारी नुकसान की भरपाई से कहीं ज्यादा कर देते हैं। 2 दिन के गहन चिकित्सा उपचार के बाद अधिकांश घायल पायलट पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, तथा अन्य पायलट सीमित ड्यूटी के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ हो गए हैं, जैसे कि शहरों में होने वाली लड़ाई के लिए खायों में प्रतीक्षा करना। मैक्स के लिए रेडियो चैनल लगातार मुठभेड़ की रिपोर्ट से भरे हुए हैं, जबकि शाइनिंग डार्कनेस अपने सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त कवच पैनलों की एक एक करके मरम्मत कर रहा है। पूरी यूनिट को ऑफलाइन करके मरम्मत करना कोई विकल्प नहीं है। उनके लैंडर में मरम्मत के लिए पर्याप्त बड़ा रैक नहीं है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जनरल को पूरी क्षमता पर वापस ला दिया है, कंधे पर रखे जाने वाले तोपों को छोड़कर जिनके लिए उनके पास गोला बारूद नहीं है। उसे फिलहाल यहीं रुकने का आदेश दिया गया है। सिग्नस के सुदृढ़ीकरण ने दक्षिण की ओर उनकी ओर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। उनके दक्षिण में शहर में एक स्पेसपोर्ट है और कमांड को शक है कि वे उस पर कब्जा करके ग्रह से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्स को ये रणनीति हताशा भरी लग रही है, लेकिन वह इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि वे असल में अपने सुदृढ़ीकरण के लिए एक उपयुक्त जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
रात भर कक्षीय युद्ध और भी सक्रिय हो जाता है। हर कुछ सेकंड में ऊर्जा हथियारों की चमक दिखाई देती है। सिग्नस इकाइयां लगभग निश्चित रूप से लैंडिंग सुविधाओं वाले एक शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। सेंट्रल कमांड भी यही सोचता है और शाइनिंग डार्कनेस को अपने दक्षिण में स्थित शहर में वापस जाने का आदेश देता है और खुद को स्पेसपोर्ट में मजबूत बंकरों की आड़ में तैनात कर लेता है और वहां दुश्मन के हमले का इंतजार करता है। हालांकि उसे दोबारा देखना अच्छा था, लेकिन अतिरिक्त मारक क्षमता हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। फालेंक्स क्लास पॉइंट डिफेंस मेचा का उद्देश्य एक शहर की रक्षा करना है, न कि कहीं बीच में स्थित एक पुल की। यह अध्याय एक पूर्वावलोकन है। यदि आप अधिक तेज और अद्यतित अध्याय देखना चाहते हैं तो कृपया अधिक सामग्री के लिए देखें। आर्द्रता और प्रतीक्षा ने जल्दी ही सभी को परेशान करना शुरू कर दिया और अगले कुछ दिनों तक मांग को पूरा करने के लिए जल निस्पंदन प्रणाली को अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ा। पूरे ग्रह से यहां तक कि पुल के आसपास माने जा सकने वाले चारों शहरों से भी अविश्वसनीय रूप से नई युद्ध लड़ाइयों की घोषणाएं हो रही थीं। लेकिन जहां वे थे वहां कुछ भी ठीक नहीं था। बस इतना ही नजदीक था कि उन्हें सतर्क रखा जा सके और दूर से युद्ध की आवाजें उनके दिन भर भर सकें। हालांकि मैक्स इसमें कुछ नहीं कर सकता था। भारी मेचा की गति के साथ 30 मिनट से भी कम समय की चेतावनी के साथ युद्ध उन पर हो सकता था, और यह मानते हुए कि हमलावर दूसरे कैप्ला मेचा को पार नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अपने स्काउट्स भाग्यशाली होंगे कि उन्हें पहली नज़र से 2 मिनट पहले ही पता चल जाए। जनरल टेनेंट को पुनः कार्यभार सौंपे जाने के बाद से दूसरे दिन के अंत को चिन्हित करने के लिए अंधेरा लौट रहा था, जब वह रेडियो कॉल सुरक्षित कमांड चैनल पर आई जिसका वे सभी इंतजार कर रहे थे और जिससे वे भयभीत थे। पुल रक्षा, पुल रक्षा। ये कार्ब का प्रकोप है। पुल की रक्षा के लिए जाओ। ये स्टालवार्ट है। सिग्नस के सुदृढ़ीकरण के साथ विद्रोही गतिविधि ने हमें आपकी उत्तर पश्चिम दिशा में अपनी स्थिति से हटने पर मजबूर कर दिया है। अब हम आपकी स्थिति की ओर पीछे हट रहे हैं। हम आपका इंतजार करेंगे। कार्ब का क्रोध। सभी लोग कड़ी लड़ाई की स्थिति में आए। उन नई मिसाइल गाड़ियों को तैयार कर लें। हमारी तरफ जो भी आ रहा है उसने कार्ब के फालेंक्स क्लास के क्रोध को उसकी जगह से भगा दिया है। मैक्स यूनिट को सूचित करता है। ये सुनकर कोई भी खुश नहीं है, लेकिन उन्हें ये जानना जरूरी था। सबसे पहले मित्र सेनाएं आएंगी। अपनी गोलाबारी रोकिए। कार्ब का क्रोध भाग रहा था। उसके दोनों मुख्य हथियार नष्ट हो चुके थे और आधा मीटर मोटा कवच धंसा हुआ और धुआं उगल रहा था। उसके साथ पैदल सेना की लगभग 2 कंपनियां, विभिन्न प्रकार के नागरिक और अन्य हल्के वाहन और मिश्रित मेचा की एक पूरी कंपनी आई थी, और सब कुछ जर्जर हालत में दिख रहा था। पुल पार करो और अपने अनुरक्षक को कार्ब के गढ़वाले गढ़ में प्रवेश कराओ। यहाँ एक गड्ढा है जो इतना बड़ा है कि उसमें फालेंक्स क्लास के आधे मेचा भी छिप सकते हैं। वहां पहुंचे सैनिक पुल के पार दौड़े और खायों तथा आसपास की इमारतों में जहां भी उन्हें जगह मिली वहां कूद पड़े, अपने बख्तरबंद वाहनों को छोड़ दिया और अन्य पैदल सैनिकों के साथ शामिल होने के लिए तैयार हो गए। मेचा उनके पीछे पीछे चल पड़े और पीछे की ओर अपनी स्थिति बनाते हुए खंडहरों और युद्ध के गड्ढों का इस्तेमाल करके जितना हो सके उतना कवर हासिल किया। जिनके पास मुख्य हथियार नहीं थे वे शहर के दूर लैंडर के पास पीछे हट गए ताकि लड़ने वालों के लिए ज्यादा जगह बन सके। क्या कोई और भी आ रहा है? निको ने उन 2 क्रूसेडरों में से एक से पूछा जो उसके पास खड़े थे। पता नहीं, संचार व्यवस्था ठप हो गई थी। जब तक हम आपके ऊपर नहीं पहुंच गए तब तक हमें किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पायलट ने आह भरते हुए जवाब दिया। तारित का क्रोध चमकते अंधेरे और कार्पे नोकटेम की ओर। कार्ब और उसके सहयोगी बलों के क्रोध को उनकी स्थिति से खदेड़ दिया गया है और अब वे हमारी सेनाओं के साथ मिलकर खड़े हो गए हैं। शत्रुतापूर्ण सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। ये वह सारा संदेश था जिसे निको जैमिंग सिग्नल के माध्यम से भेज सकता था, जो उनके मेचा को टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो के रूप में भी भेजा गया था, और वह केवल यह आशा कर सकती थी कि यह वास्तव में प्राप्त हुआ हो। क्या आ रहा है? हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिली। मैक्स कार्ब के क्रोध से पूछता है। 2 ड्रेडनॉट क्लास सुपर हैवी मेचा और 200 या उससे ज्यादा रिवर क्लास के टैंक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उनकी तरफ से कोई भी पैदल सेना या हल्का मेचा टैंक नहीं बचा और उनकी हालत हमसे भी बदतर होनी चाहिए। ये कंपनी हमारे बंकरों में रिजर्व थी और यह नुकसान शहर से बाहर निकलने की कोशिश में हुआ है। पूरा क्षेत्र एक कक्षीय बमबारी से प्रभावित था। हमने कभी इसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन आप हमारी स्थिति से बेड़े की लड़ाई देख सकते थे। कार्ब के क्रोध के पायलट ने समझाया। मैक्स ने आने वाले मेचा की संख्या जांची तो 60 से ज्यादा हल्के मेचा और 30 क्रूसेडर मिले। अगर दुश्मन क्षतिग्रस्त है और गोला बारूद कम है तो लड़ाई निराशाजनक नहीं है।
मैक्स बटालियन कम्युनिकेशन पर आ गया, सभी इकाइयां आने वाले के लिए तैयार हो जाओ। भारी संख्या में मेचा, बिना किसी हल्के एस्कॉर्ट के अपेक्षित लक्ष्यों के लिए खुद को तैयार करो। स्काउट्स, आसमान पर नजर रखो, इन सहयोगियों पर ऑर्बिटल बमबारी का हमला हुआ है। हो सकता है कि हमें सिग्नस लैंडिंग फोर्स की एक और लहर का सामना करना पड़े। हल्की मेचा कंपनी पुनः शस्त्रीकरण में व्यस्त थी, जबकि भारी मेचा के लिए पहले से ही तैयार कंपनियां गोला बारूद के डिब्बे तथा आने वाली सेना के लिए अतिरिक्त हथियार लेकर आई थीं। ऐसा लगता है जैसे आपको पता था कि हम आ रहे हैं। समूह में से एक क्रूसेडर पायलट, जिसके पास कोई मुख्य हथियार नहीं था, खुशी से झूम उठता है जब पैदल सेना उसके लिए फ्लैट डेक ट्रक पर एक प्रतिस्थापन आयन विध्वंसक और उसके लांचर के लिए मिसाइलों का एक केस लाती है। हमारा कमांडर सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने में यकीन रखता है। यहां आने के बाद से ही हम विद्रोही मेचा के पुर्जे इकट्ठा कर रहे हैं। क्रूसेडर क्लास मेचा को रीलोड करने में मदद कर रहा लाइन मेचा हंसता है। विंग लीडर्स ने उनमें से 4 को इस लड़ाई के दौरान क्रूसेडर्स के लिए गोला बारूद चलाने का काम सौंपा है, ताकि जब तक सारा गोला बारूद खत्म न हो जाए तब तक भारी तोपों को चलाते रहें। नए आगमन स्थिति रिपोर्ट। मैक्स 5 मिनट बाद फोन करता है जब दुश्मन सेनाएं नजर आने लगती हैं। 23 क्रूसेडर इकाइयां सशस्त्र और तैयार हैं, विभिन्न आयुधों से लैस 41 हल्के मेचा भी तैयार हैं। आपकी ब्रावो कंपनी के आदेशानुसार पैदल सेना बंकरों में प्रवेश कर चुकी है। कार्ब का क्रोध उत्तर देता है। खैर, यह उनकी मौजूदा स्थिति से कहीं बेहतर है, और रक्षात्मक स्थिति में होने के कारण उन्हें एक ऐसा फायदा मिला है जो शायद मुश्किलों को भी बराबर कर सकता है। जब तक वे पूरी तरह से रेंज में न आ जाएं, तब तक इंतजार करो, फिर गोलीबारी शुरू करो। हमारे पास इतनी बड़ी सेना पर बर्बाद करने के लिए गोला बारूद नहीं है। मैक्स निर्देश देता है। कार्ब के क्रोध, कृपया हिले नहीं। अगर उन्हें लगता है कि आप अक्षम हैं, तो वे आपको तुरंत निशाना नहीं बनाएंगे, जिससे हमारे बहादुर तकनीशियनों को आपके मुख्य हथियार को वापस सक्रिय करने के लिए कुछ मिनट मिल जाएंगे। मरम्मत का प्रयास या तो आत्मघाती या अविश्वसनीय रूप से वीरतापूर्ण है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं, लेकिन अगर वे 2 विशाल मुख्य तोपों में से एक भी ऑनलाइन प्राप्त कर लेते हैं तो यह एक वरदान होगा। लेकिन दोषियों में कुशल तकनीशियन हैं और उन्हें विश्वास है कि वे ऐसा कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता हल्की क्षतिग्रस्त आयन बॉम्बार्ड तोप होगी, जिसके लिए सिस्टम स्कैन से पता चलता है कि बस कुछ जल्दी प्राप्त होने वाले स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता है। दूसरी भुजा पर लगे प्लाज्मा फ्लेमर को ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उसकी मरम्मत में थोड़ा और समय लगेगा। समझ गया स्टालवार्ट, मैं तैयार हूं। यूनिट की कमान तुम्हारे हाथ में है। रेथ ऑफ कार्ब जवाब देता है। 50 चौड़े और 4 गहरे दुश्मन एक संगठित कतार में उन पर हमला करते हैं। उम्मीद के मुताबिक रिवर्स नहीं, बल्कि एक कोणीय पैटर्न का मेचा जो सिग्नस लूप में भारी शॉक ट्रूप्स के रूप में ज्यादा लोकप्रिय है। युद्धोन्मादी, मैक्स का मानना है कि इस पैटर्न को कहा जाता है। निको सरकारी सर्वरों पर घुसपैठ के दौरान पढ़ाई की अपनी यादों को ताज़ा करती है जब उसने पहली बार इन खास मेचा की तस्वीरें और विवरण देखे थे। ये पैटर्न कैप्लर सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रिडेम्पशन पैटर्न क्रूसेडर क्लास मेचा की तुलना में ज्यादा हल्के कवच वाला है। इसलिए उनसे लड़ने के लिए उन्हें आमतौर पर भेदने की ज्यादा क्षमता की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि निको को वोमोंगर पैटर्न की सबसे बड़ी डिजाइन विशेषता याद आती है। सावधान रहें, ये मेचा संभवतः तटबंध को लांघकर नदी के इस पार पहुंच सकते हैं। निको ने सैनिकों को चेतावनी दी क्योंकि सिग्नस सेनाएं नजदीकी लड़ाई में बढ़त के साथ दूरी कम करने के लिए दौड़ पड़ी। दुश्मन बिना कोई गोली चलाए ही काफी आगे बढ़ गया, जिससे मैक्स पहले तो उलझन में पड़ गया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि जैमिंग सिस्टम ने रडार और टारगेटिंग सिस्टम दोनों को ब्लॉक कर दिया है, जिससे उसे मैन्युअल फायरिंग करनी पड़ रही है। यह एक ऐसा कौशल है जो हर कैप्लर पायलट लाइन मेचा पर अपने कार्यकाल के दौरान सीखता है, लेकिन बाकी सभी इसे पुराना और अप्रचलित मानते हैं। ज्यादातर कैप्लर पायलटों के पास अब मैकेनिकल कंट्रोल भी नहीं है, बल्कि वे सिर्फ सेंसर सूट या न्यूरल लिंक का इस्तेमाल करते थे। सभी इकाइयां मैन्युअल फायरिंग मोड में हैं। क्रूसेडर्स अधिकतम प्रभाव के लिए फायर करते हैं। लाइट मेचा मेरे आदेश तक छिपे रहते हैं। इसका मतलब था कि उनकी मिसाइलें एक बार फायर होने के बाद बिना किसी ट्रैकिंग के सीधे आगे की ओर उड़ जाएंगी, और लक्ष्यकरण उनके प्रदर्शन में एक साधारण क्रॉस हेयर होगा, जिसमें उनकी मदद के लिए कोई बैलिस्टिक या पूर्वानुमानित लक्ष्यीकरण उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन फिर भी वे कुछ हद तक सटीकता से फायर कर सकते थे। वे मिसाइलों से बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे थे और लक्ष्य की कमी को देखते हुए जितनी हो सके उतनी मिसाइलें छोड़ रहे थे।
युद्ध तोपें गरज रही थीं और गैटलिंग तोपें अपनी विशिष्ट चीखें निकाल रही थीं। केवल कुछ ही मेचा तोपों के पास आयन विध्वंसक थे, लेकिन वे हमेशा अपने लक्ष्यों पर जोरदार प्रहार करते थे क्योंकि प्लाज्मा बिल्कुल सीधा उड़ता था। यह मैक्स के लिए चमकने का समय था, क्योंकि जब वह वास्तव में लक्ष्यों को देख सकता था तो उसके सिस्टम कौशल को सेंसर डेटा की आवश्यकता नहीं थी और उसके पास अभी भी सैकड़ों लगातार अपडेट होने वाले लक्ष्यीकरण समाधान उपलब्ध थे। सबसे बड़ा खतरा सुपर हैवी मेचा था, इसलिए मैक्स ने उनमें से एक पर अपना सब कुछ झोंक दिया। पल्स लेजर सेंसर और पतवार पर लगे हथियारों को नष्ट कर रहे थे, जबकि बैटल कैनन ने कमर के जोड़ पर कमजोर कवच में बड़े गड्ढे खोद दिए। पहली गोलाबारी के आधे सेकंड बाद ही सेंसर फिर से सक्रिय हो गए क्योंकि आने वाली सेना ने अपने जैमिंग सिग्नल बंद कर दिए थे और जवाब देने के लिए तैयार थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी गोलाबारी आ रही थी और निको ने जैमिंग सिग्नल को वापस चालू कर दिया, ये देखते हुए कि इसने सिग्नस सेना को स्टालवार्ट बटालियन और उसके सहयोगियों से कहीं ज्यादा कमजोर कर दिया था। जाम अभी भी क्यों लगा हुआ है, हमें सेंसर लाओ। उनके माइक्रोफोनों ने विपक्षी नेता की चीखें सुनी और कैप्लर के कई सैनिक अपने कॉकपिट में हंस पड़े। कार्ब का प्रकोप, मुख्य बंदूकें ऑनलाइन। कैप्लर सुपर हैवी ने इंटरकॉम पर घोषणा की, जिससे खायों में सैनिकों को थोड़ी उम्मीद मिली, जो तेजी से आगे बढ़ रहे सिग्नस मेचा बल में गोला बारूद फेंक रहे थे। आपका स्वागत है सर, अगर हम उनके सुपर हैवी मेचा में मदद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, मैक्स ने जवाब दिया। रेथ ऑफ कार्ब में शाइनिंग डार्कनेस जैसी आयन बॉम्बार्डमेंट बैटरी तो थी ही, साथ ही एक विशाल फ्लेम वेपन भी था जो कम दूरी के शंकु में प्लाज्मा को शुद्ध करता था। यह ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैक्स ने उपलब्ध उपकरणों की सूची में देखा था, शायद यह उस एक मशीन के लिए ही बनाया गया एक विशिष्ट उपकरण था। आयन बॉम्बार्ड बैटरी से निकले विशाल बम नदी के उस पार मौजूद दोनों सुपर हैवी मेचा पर टूट पड़े, जिससे एक पल में ही ढेर हो गया और दूसरा अपंग हो गया। लेकिन सिग्नस फोर्स ने अपनी तरफ से कुछ हल निकाल लिया था और आने वाली गोलाबारी पहले से कहीं ज्यादा सटीकता के साथ आश्चर्यजनक रूप से तेज होती जा रही थी। पहले से ही क्षतिग्रस्त होकर पहुंची 4 सहयोगी इकाइयां नष्ट हो गईं और कार्ब का क्रोध वापस सक्रिय होने के कुछ ही सेकंड बाद बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया। इसे एक बहादुर रखरखाव तकनीशियन की कार्रवाई से पूर्ण विनाश से बचाया गया, जिसने मरम्मत गैंट्री क्रेन का उपयोग करके एक विशाल समग्र ढाल को खड़ा किया, जैसे कि निको अभी भी ले जा रहा था। कार्ब के क्रोध के बड़े धड़ के सामने जब क्रेन को अवरोधित हमलों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तब वह खुद मुश्किल से बच गया। निको ने अब उपयोगी नहीं रहे जैमिंग सिग्नल को गिरा दिया और कैप्लर बलों ने दुश्मन की रेखाओं पर अपना पूरा कहर बरपा दिया। युद्ध तोपें, निकास गैसों को पूरी तरह से निकाले बिना बार बार की जा रही गोलीबारी से धुआं उगल रही थी और पल्स लेजर तेज गोलाबारी से चमक रहे थे। सिग्नस मेचा अब नदी के करीब पहुंच रहे थे और मैक्स ने लाइट मेचा को, जो शुरुआती हमलों से छुप गया था, खड़े होकर लड़ाई में शामिल होने का संकेत दिया। इस दूरी पर वे किसी भी तरह चूक नहीं सकते थे और वे भारी मेचा विनाश के लिए लगभग पूरी तरह तैयार थे और पुल पर उतरने के बाद से यूनिट ने जो भी अतिरिक्त भारी हथियार हासिल किए थे, उनका इस्तेमाल कर रहे थे। दर्जनों सिग्नस मेचा नष्ट हो गए, नदी के किनारे मेचा की लाशों से पट गए। जो कुछ लोग बेस में घुस गए, उन्होंने रक्षकों को चकनाचूर करना शुरू कर दिया। उनकी नजदीकी युद्ध क्षमताएं कैप्लर मेचा से काफी बेहतर थीं, खासकर पूरी तरह से दूरी तक मार करने वाली इकाइयां, जिनके पास नजदीकी युद्ध के लिए हथियार रखने का विकल्प भी नहीं था। ज्यादातर सिग्नस मेचा एक ठोस भारी हथियार या कंधे पर रखे हथियारों के समूह का इस्तेमाल करते थे ताकि नजदीकी युद्ध के लिए उनके हाथ खाली रहें। युद्धोन्मादी पैटर्न ज्यादातर दूसरे समूह में था, जो बहुत ही हाथापाई पर केंद्रित था और इकाई के शीर्ष पर औसत से हल्के हथियार थे। जैसे ही खायों से गुजरने वाला पहला सिग्नस मेचा तारित के क्रोध के पास पहुंचा, निको ने अपनी ढाल गिरा दी और तैयार उपकरणों के ढेर से अपनी दांतेदार ब्लेड वाली विशाल तलवार उठाए और उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ी। उसकी विमान रोधी बैटरी की आग उसकी संवेदी प्रणालियों को अंधा कर रही थी, जिससे उसे मेचा के पूरी तरह तैयार होने से पहले ही उसके पास पहुंचने का समय मिल गया। हालांकि इससे सिग्नस मेचा की संरचना को कम से कम नुकसान हुआ। सिग्नस नेता और निको के विशाल ब्लेड बार बार टकरा रहे थे, इतनी तेजी से कि ज्यादातर पायलटों को लगता ही नहीं था कि उनका मेचा भी चल पाएगा। तारित का रैज पीछे धकेला जा रहा था और बर्बाद होता दिख रहा था। अगर आप भूल गए कि उसके दूसरे हाथ में एक विशाल आयन विध्वंसक था, जैसा कि सिग्नस पायलट ने किया था, बेहतर कोण के लिए अपनी बाईं ओर बढ़ते हुए और सीधे उसकी गोलाबारी की रेखा में। प्लाज्मा ने मशीन के पावर कोर को भेद दिया, जिसके परिणामस्वरूप हुए विस्फोट से तारित रैज पर लगी सुरक्षा एक सेकंड के लिए समाप्त हो गई और एक विशाल आग के गोले में चारों ओर की इमारतें नष्ट हो गईं।
तारित्स रेज ने जीत का अलार्म बजाते हुए नरक से बाहर कदम रखा, जिससे रक्षात्मक रेखा के पार से जयकारे उठने लगे। तारित का क्रोध अग्रिम पंक्तियों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन सिग्नस की पिछली पंक्तियां टूट चुकी हैं। दोनों सुपर हैवी मेचा नीचे गिर गए हैं और उनके शुरुआती 200 क्रूसेडर क्लास मेचा में से 30 से भी कम पुल के दूसरी तरफ सीधे खड़े हैं। गढ़ में जमे सैनिकों ने जीत का जश्न मनाया और भागती हुई मशीनों की पीठ पर तब तक गोलियां चलाईं जब तक वे उनकी सीमा से बाहर नहीं हो गए। हताहत की रिपोर्ट आ गई है और चलो कर्मचारियों को भेजकर जितना हो सके उतना बचाएं। पहले नदी साफ करो, हमें पानी जहरीला नहीं चाहिए, मैक्स अपनी सीट पर धंसते हुए कहता है। शत्रु को खदेड़ा गया, हताहतों की संख्या हल्की से मध्यम। कार्ब का प्रकोप कायम है। वह देखता है कि निकोपास के शहरों में तैनात अन्य 2 फालानेक्स क्लास मशीनों को एक रणनीतिक पाठ अपडेट भेज रहा है। सुपर हैवीज को लगातार कक्षीय बमबारी की तैयारी के लिए शहरों से हटाकर संरक्षित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। तारित, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। जनरल टेनेंट वापस भेज देते हैं। तो अंतरिक्ष में लड़ाई जारी है और उनके पक्ष में कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। मैक्स इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि अंतरिक्ष में लड़ाई कैसी चल रही है और ये तथ्य कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसकी मदद नहीं कर रहा है। जैसे जैसे दोपहर ढलती है और रात होती है और आसमान में अंधेरा छा जाता है, वे ऊपर क्या हो रहा है उसे और भी ज्यादा देख पाते हैं। आकाश में रोशनी की चमक बिखर रही है क्योंकि जमीन से भी अंतरतारकीय यान के रूप में पहचाने जाने लायक बड़े परिवहन यान एक दूसरे से लगातार लड़ रहे हैं। पैदल सेना को अपने विस्तारित बलों के लिए भूमिगत बंकर खोदने के लिए ट्रेंचिंग मशीन का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वे निकट भविष्य में कहीं नहीं जा रहे हैं तथा खुले में रहना इस समय एक बुरा विचार प्रतीत होता है। कार्ब के क्रोध की स्थिति फिलहाल अनिश्चित है। कक्षीय हमले के बाद उसके पास बचाव के लिए कोई शहर नहीं बचा है, लेकिन कमान तय नहीं कर पा रहा है कि क्या करे, इसलिए फिलहाल वह अपनी सहयोगी सेनाओं के साथ पुल पर ही है। लिया है। बंकरों का फाइनल ब्लूप्रिंट किसके पास है? अगली सुबह कैप्टन टासस ने पूछा, जब अफसर अफरा-तफरी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। अतिरिक्त इकाइयों को कुछ समय तक वहां रहना था, इसलिए वरिष्ठ कर्मचारियों ने चोरी से प्राप्त कुछ ईंधन को जलाकर गांव के नीचे एक भूमिगत परिसर खोदने का निर्णय लिया ताकि उनकी संख्या को छुपाया जा सके। इमारतें और ध्वस्त पार्किंग गैराज अब काम नहीं आएंगे, हालांकि वे भूमिगत परिसर के लिए एक बेहतरीन प्रवेश और निकास बिंदु बन सकते हैं। सतह से 30 मीटर से अधिक नीचे या 10 मीटर नीचे तथा रॉकक्रेट से सुदृढ़ किया गया बनकर कम क्षमता वाले कक्षीय हमले से बच सकता है तथा कक्षीय स्कैन से उनके मेचा के हस्ताक्षर को पूरी तरह से छिपा सकता है। इस बार उन्होंने युद्ध क्षेत्र में खोजबीन के लिए एक बार में केवल कुछ ही टुकड़ियां भेजने का ध्यान रखा था, ताकि अगर कोई ऊपर से देख रहा हो तो ऐसा लगे कि उनकी ज्यादातर टुकड़ियां नष्ट हो चुकी हैं। ये बहुत काम होगा, लेकिन उनके पास आज 3 कक्ष खोदने और रॉक क्रेट से परत चढ़ाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध थे। शहर में स्थित यह संयंत्र सैन्य स्तर का नहीं है, क्योंकि यह नागरिक निर्माण सामग्री के लिए था, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो इसके पास अपने उद्देश्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री का भंडार था। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। कैप्टन टासस आगे बढ़ता है और फिर उन समूहों को बुलाना शुरू करता है जिन्हें मेचा का उपयोग करके पत्थर और मिट्टी से भरे ट्रेलरों को रक्षात्मक बर्म तक खींचने के लिए नियुक्त किया गया है। बर्बाद गांव के भंडारण शेड में लाइन मेचा के लिए कुछ खुदाई उपकरण थे, इसलिए वे एक स्थान पर काम शुरू कर रहे हैं जबकि मशीन दूसरे स्थान पर काम शुरू कर रही है। काम पूरा करने के लिए वे अपने उन सभी लोगों का उपयोग कर रहे हैं जो रक्षा में नहीं हैं। अरे तारित, क्या तुम हमें कार्ब के क्रोध में मदद करने आ सकते हो? मरम्मत कार्य में लगाए गए ब्रावो कंपनी के सैनिकों में से एक ने एक प्रतिस्थापन बैरल असेंबली की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास मरम्मत से जुड़े कुछ हुनर हैं, तो क्यों न मैं निदान में आपकी मदद करूं? वह वक्ता की रोबोट जैसी कृत्रिम आवाज में पूछती है। तुम जान बचाने वाले हो। हम में से किसी के पास अकादमी की बुनियादी मरम्मत कक्षाओं से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ निर्देशों का पालन करना ही मुश्किल है। सैनिक मजाक करते हुए बताता है कि क्रू को क्रूसेडर पर कवच प्लेट लगाने में कहाँ दिक्कत आ रही है। ब्रिगेडियर जनरल कार्ब, जो अपने मध्य वर्षों के अंतिम वर्षों में एक हृष्ट-पुष्ट सैनिक हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखते हैं तथा अपने प्रिय मेचा के साथ शौकिया लोगों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने से खुश नहीं हैं, लेकिन यह विकल्प से बेहतर है। पूरे भूमिगत परिसर को उसके लिए पर्याप्त ऊंचा बनाना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अगर फिर से भारी गोलाबारी हुई तो उसके सिर पर एक मोटी बख्तरबंद छत ही सबसे बेहतर विकल्प होगी। इसका मतलब है कि उसे अपने सारे कवच की मरम्मत करवानी होगी। दिन के दौरान हवा के रुख बदलने के कारण भाप के बादल धुएं के धुंध में बदल गए हैं,
जिससे दृश्य स्कैन से उनका काम स्पष्ट हो गया है और वह इसका पूरा फायदा उठाने का इरादा रखते हैं तथा दुश्मन को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी यूनिट युद्ध के बाद आगे बढ़ गई है। जनरल कार्ब, अपनी आने वाली फाइलों की जांच करें। तारित के रेंज में लंबी दूरी की आयन स्थिरता के लिए सेटिंग्स हैं और मैंने उन्हें आपके आयन बॉम्बार्ड एरे के लिए संशोधित किया है। इसे लागू करें और आपको अपने ऑर्बिटल लैंडर और इंसर्शन पॉड टारगेटिंग में सुधार मिलना चाहिए। निको ने उन्हें बताया जब उन्होंने लगभग बाकी सब कुछ पूरा कर लिया था। वह युवा अधिकारी की पहल पर मुस्कुराया और अपने सिस्टम और मेचा को नए डेटा की जांच करने को कहा। यह एक बहुत ही अच्छा अपडेट लग रहा था जिसमें कोई बड़ी खामी या वायरस नहीं था, इसलिए वह इसे कार्ब के बाद के सबरूटीन में फिट करने के लिए अनुकूलित करना शुरू कर देता है। स्टेलवार्ट, अब तुम्हारा नंबर है। रिपेयर रैक की तरफ बढ़ो, निको उत्सुकता से घोषणा करता है। उनकी फालेंक्स क्लास की डिफेंडर इस सूची में आखिरी यूनिट थी। अब वह स्टेलवार्ट में वो सारे अपग्रेड कर सकती है जो वो लंबे समय से करना चाहती थी। अब उनके पास मिसाइलें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं क्योंकि सिग्नस इकाइयां उनके अनुकूल नहीं हैं। इससे मैक्स के कंधे पर रखे जाने वाले प्रक्षेपण बेकार हो जाते हैं और वह जानता है कि उसका दोस्त सिग्नस द्वारा जारी प्लाज्मा शॉटगन को क्रूसेडर में फिट करने के लिए किसी बहाने की तलाश में है। ये एक विनाशकारी छोटी दूरी का हथियार है और उसकी मौजूदा मध्यम दूरी की मारक क्षमता का भरपूर पूरक होना चाहिए। लैंडर में एक शॉटगन से कहीं ज्यादा कुछ उसका इंतजार कर रहा है। नए कस्टम शोल्डर आर्मर, जिसमें प्रोटेक्टेड वेपन माउंट्स हैं, कुछ बड़ी धातु की प्लेटें जिनका उसे कोई इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा, और चेस्ट आर्मर का एक नया डिजाइन मरम्मत रैक के पास ढेर में उसका इंतजार कर रहा है। बाकी सभी को फिलहाल लैंडर से हटा दिया गया है और निको ने अपग्रेड के लिए अपनी मेचा को एक लाइन मेचा उड़ाने के लिए छोड़ दिया है। उसके कंधे और छाती के प्लेट्स को सावधानीपूर्वक हटाकर रख दिया गया है और फिर उन्हें नए डिजाइन से बदल दिया गया है जो और भी ज्यादा मजबूत दिखता है, जिसमें एक टिका हुआ निचला जोड़ है जो उसकी कमजोर कमर के जोड़ को सामने से आने वाली आग से बचाता है। यह कोई नया डिजाइन नहीं है, लेकिन वजन के कारण अब इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। कंधों को सिग्नस हथियार प्लेटफार्मों को माउंट करने के लिए पूरी तरह से कस्टम किया गया है। जब हम काम पूरा कर लेंगे तो हमें सब कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। निको ने उसे सूचित किया। दोनों कंधों पर नेसेल्स के अंदर एक प्लाज्मा शॉटगन रखा। क्या ये थोड़ा भारी नहीं है? मैक्स नई चीजों को देखते हुए पूछता है। हाँ, और समायोजन सीमित है क्योंकि मैंने उन्हें सुरक्षा के लिए नेसेल्स में लगाया है। आपके पास किसी भी दिशा में 20 डिग्री का कोण है, लेकिन मारक क्षमता इसके लायक होगी। मैक्स के सिस्टम स्कैन से पता चलता है कि दोनों शॉटगन पूरी तरह से काम कर रही हैं, बस टेस्ट फायर का इंतजार है। लेकिन निको का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वह उसकी बैटल कैनन पर एक ब्रैकेट लगाती है, फिर ऊपर की एक फ्लैट बार और नीचे की एक और। लैंडर की तेज रोशनी में ब्लेड चमकते हैं और मैक्स मुस्कुराता है। तो अगर मेरे पास गोला बारूद खत्म हो जाए तो मैं उनके सिर पर बैटल कैनन से वार कर दूं। वह मजाक करता है। यही भावना है। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए ताकि मैं सब कुछ दोबारा जांच सकूं और आपके गोला बारूद को भर सकूं, फिर आप जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपने बिजली की समस्या का समाधान कैसे किया? मैक्स पूछता है, जबकि उसका दोस्त उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था, लेकिन यदि आप एक ही समय में शॉटगन और पल्स लेजर का उपयोग करते हैं तो आप बहुत धीमी गति से चलेंगे। फिर उसे बस अपनी रणनीति बदलनी होगी। इस मौजूदा लक्ष्य के लिए उसे ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह एक साथ अलग अलग लक्ष्यों पर सब कुछ दाग सकता है। इसलिए इस चट्टान से उतरने के बाद उन्हें कोई उपाय निकालना होगा। लेकिन उससे पहले बिल्कुल पास से प्लाज्मा शॉटगन का दोहरा धमाका उसके सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। ब्रिगेडियर जनरल कार्ब लैंडर्स और इंसर्शन पॉड्स के खिलाफ उपयोग के लिए अपने आयन बॉम्बार्ड एरे के उन्नयन से बेहद खुश थे, इसलिए उन्होंने इसे ग्रह पर समान हथियारों वाले सभी 16 अन्य फालेंक्स क्लास मेचा को भेज दिया। उनके अपडेट में कैप्टन तारित निको को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पहचाना गया है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग का आविष्कार किया था। यह एक व्यक्तिगत प्रशंसा है जिससे उन्हें पदोन्नति मिलने में मदद मिलेगी यदि सिग्नस बेड़े को इतनी बढ़त मिल जाए कि वे पूर्ण वेव हमला कर सकें। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन उनके मेचा में सुधार, जिससे दुश्मन के लैंडर्स की संख्या बढ़ती है, एक बहुत बड़ा सामरिक लाभ है। अगर वे सामान्य से 5 या 10% भी ज्यादा नष्ट कर पाते हैं तो सिग्नस के हताहतों की संख्या हजारों में होगी और इस बात की भी संभावना है कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला ठप हो सकती है। ऊर्जा हथियारों की बदौलत सेनाएं गोला बारूद के बिना भी जीवित रह सकती हैं। वे लूटे हुए नागरिक कपड़े और जूते पहन सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते।
सिग्नस जैसे आक्रमणकारी बेड़े के लिए इसका मतलब है युद्ध के मैदान में खोजबीन करना या आपूर्ति गिराने में सफलता प्राप्त करना। भूमिगत बंकर प्रणाली के रॉकवेट का आज सुबह ही उपचार पूरा हो गया, इसलिए जनरल ने कार्प के क्रोध को दृष्टि से दूर कर दिया है और एक पुराने कार्यालय भवन के खंडहर में ले जाया गया है, जिसे उनके अपने निजी हैंगर और 3 परस्पर जुड़े बंकरों के प्रवेश द्वार के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है, जहां अधिकांश मेचा वर्तमान में तैनात हैं। ऊपर बेड़े की लड़ाई जारी है, जमीन पर लड़ाई शांत हो गई है। कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है, नए आदेशों का इंतजार कर रहा है, जबकि वे मरम्मत और पुनः लोडिंग कर रहे हैं। इससे रक्षकों को फायदा होता है। सिग्नस की सेनाओं के पास दुनिया में कहीं ज्यादा पुर्जों और गोला बारूद का भंडार नहीं है। किसी न किसी तरह उन्हें आपूर्ति में कमी और उससे भी ज्यादा सुदृढ़ीकरण की जरूरत होगी। शहरों में मौजूद सेनाएं बिना किसी की नजर में आए परिरक्षण और कक्षीय रक्षा हथियारों को फिर से सक्रिय करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। सतह पर पूरी तरह से रेडियो पर सन्नाटा जनरल टेनेंट के दिमाग की उपज है, जिन्हें डर है कि उनके संचार को बाधित किया जा रहा है। अनौपचारिक युद्ध विराम 3 शानदार दिनों तक चलता है, जिसमें उपचार, आराम और गेमिंग शामिल है। उसके बाद अंतरिक्ष युद्ध के बारे में अपडेट के बाद सभी लोग पुनः हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। सभी जमीनी इकाइयों के लिए बेड़े का नियंत्रण। बेड़े की संपत्तियां रणनीतिक पुनर्गठन और जवाबी हमले के लिए पीछे हटेंगी। सुदृढ़ीकरण की तैयारी में सभी स्थानों पर बने रहें। ये कहना कि संदेश अच्छा नहीं गया कम कहना होगा, लेकिन अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार को गुप्त रखने की समझदारी, यहां तक कि बेड़े से भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट किए गए संचारों से पता चलता है कि सिग्नस बेड़े को अपने द्वारा किए गए बदलावों की जानकारी नहीं है और वे एक पूर्ण पैमाने पर पुनः आपूर्ति अभियान की योजना बना रहे हैं। वे उच्च ऊंचाई पर 5 बिंदुओं पर फायर की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्नत फालिंग्स क्लास मेचा के साथ कैप्लर की सुरक्षा उच्च ऊंचाई वाले लक्ष्यों के खिलाफ 30 से अधिक बिंदुओं पर है। ऐसा नहीं है कि किसी सुरक्षित ग्रह पर उतरना असंभव है, लेकिन ऐसा करने के लिए बेड़ा आमतौर पर मिसाइलों को रोकने और वास्तविक नुकसान को कम करने के लिए लहर के साथ बड़ी संख्या में खाली लैंडर और कक्षीय प्रक्षेपित एंटी मिसाइल जहाज भेजता है। अगर दुश्मन को भारी प्रतिरोध की आशंका है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि कब हमला शुरू होगा। अगर पहला हमला इंटरसेप्टर से होता है, तो सिग्नस बेड़ा उन पर नजर रखेगा। अगर वे एकल उपयोग वाले रक्षा जहाजों को बचा लेते हैं, तो उन्हें कम से कम नुकसान की उम्मीद होगी। स्थानीय समयानुसार सुबह सुबह सूचना मिलती है कि पूरे बेड़े की आपूर्ति गिराना शुरू हो गया है। मध्य कमान ने कहा कि उन्हें रक्षात्मक गोलाबारी शुरू करने से पहले जितना हो सके उतना सामान गिराने के लिए 6 मिनट का समय दिया जाए। इससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा उपग्रहों को मार गिराने के लिए 18 मिनट का समय मिल जाएगा और लैंडर्स के लिए वापस लौटने में बहुत देर हो जाएगी। ज्यादातर लैंडर्स पूरी तरह से स्वायत्त होंगे, जिनमें सिर्फ रसद सामग्री होगी, और एक बार जब वे ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाएंगे, तो प्रवेश के प्रभाव से कुछ मिनटों के लिए संचार बाधित हो जाएगा। इस वजह से वे उस बिंदु के बाद तक नेविगेशनल डेटा स्वीकार करने के लिए प्रोग्राम नहीं किए जाते। अनुभव से पता चलता है कि अधूरे पाठ्यक्रम समायोजन विनाशकारी परिणाम देते हैं। जैसे ही सेंसरों ने गिरावट को पकड़ना शुरू किया, ये स्पष्ट हो गया कि लैंडर्स और ऑर्बिटल इंसर्शन पॉड्स के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, जिससे जमीन पर सभी को पता चल गया कि सिग्नस बेड़े को पता नहीं है कि उनके रास्ते में क्या आ रहा है। पॉड्स को युद्ध के दौरान कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए तेजी से गिरने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इनका इस्तेमाल पैदल सेना के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि लैंडिंग से पहले इनके तेज मंद होने के गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी असुरक्षित इंसान को मार सकते हैं। ज्यादातर मामलों में इनका इस्तेमाल पायलटों के साथ मेचा के लिए भी नहीं किया जाता, हालांकि मेचा कॉकपिट कुछ हद तक इसके प्रभाव को कम कर सकता है। इसके बजाय ये आपूर्ति की जाने वाली बूंदें हैं जिन्हें बाद में लैंडर से आने वाले या पहले से ही जमीन पर मौजूद सैनिकों द्वारा उठाया जाएगा। 6 मिनट बीतते हैं जब मैक्स को पहला लैंडर नजर आने लगता है। अब इंसर्शन पॉड्स आधे रास्ते पर हैं और आखिरकार कॉल आती है। सभी रक्षा इकाइयां पूर्ण अग्निदत्त। यह क्षेत्र कैप्लर का गढ़ है, जहां 3 प्रमुख शहर और 3 फालिंग्स श्रेणी के मेचा रक्षा कर रहे हैं, और सुबह सुबह आकाश आयन अग्नि और रक्षा लेजरों से चमकीला नीला हो जाता है। इस क्षेत्र में सिग्नस बलों की संख्या कम होने के कारण रक्षक पहले लैंडर्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फिर वे लैंडिंग के बाद पॉड्स की सामग्री को चुरा या नष्ट कर सकते हैं। गांव के ऊपर की हवा कार्प के उग्र बचाव के प्रभाव से चटक रही है, लेकिन मैक्स शहर के उस पार है और इसका असर उसके सिस्टम पर ज्यादा असर नहीं डाल रहा है। जब सबसे नजदीकी पॉड्स लगभग 50,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं,
तो मैक्स का सिस्टम उसके पल्स लेजरों के लिए फायरिंग समाधानों के एक सुखद बहुरूपदर्शक में जगमगा उठता है। जैसे ही वह गोलीबारी शुरू करता है, उसे एहसास होता है कि वह अपने प्रयासों में अकेला नहीं है। आयन विध्वंसक वाला हर क्रूसेडर उन पर निशाना साध रहा है। उनके पास रेंज तो है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यीकरण संबंधी सिस्टम क्षमताओं जैसी सटीकता नहीं है। मैक्स की लेजर फायर की निरंतर धारा लगातार पॉड्स पर वार कर उन्हें नष्ट कर रही है, जबकि निको अपने लक्ष्यों पर लगभग 50% सटीकता से निशाना साध रही है। बाकी सभी को मिलाकर बस कुछ ही हित मिले हैं और मैक्स युद्ध संबंधी सिस्टम कौशल की कमी की भरपाई करने के लिए अपनी उन्नत क्षमता के प्रभावों पर अचंभित है। सीधे नीचे गिरने वाले पॉड्स के विपरीत ऊपर से गुजरने वाले लैंडर ग्रह के दूरवर्ती हिस्से के लिए नियत होते हैं, या कम से कम वे थे। बहुत कम ही लोग दूर क्षितिज तक सुरक्षित पहुंच पाए हैं। मैक्स बाहर से आ रही उन्मत्त चीखें सुनता है और गोली चलाते हुए अपना बाहरी वॉल्यूम बढ़ा देता है। निको ने सिग्नस एन्क्रिप्शन को फिर से हैक कर लिया है और वह मेगाफोन पर उनके कमांड चैनल का ऑडियो चला रही है। इससे रेडियो चैनलों पर बिना कोई व्यवधान डाले सभी को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शुद्ध घबराहट और लगातार खोई हुई संपत्ति की घोषणाएं उनकी इकाई के बीच मनोबल का निर्माण कर रही हैं। आप ऐसा कैसे करते रहते हैं? उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम स्किल रेसिस्टेंट होना चाहिए, मैक्स उससे पूछता है और निको जवाब देने से पहले खुद ही हंसती है। मैंने पहले दिन एक यूनिट से रेडियो चुरा लिया था, इसलिए अब मुझे बस दिन में 2 बार पासवर्ड डालना है। मेरी जन्मजात प्रतिभा के साथ इसमें 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। 32 यादृच्छिक पात्रों को 1 सेकंड से भी कम समय में कैसे पूरा किया जा सकता है? अगर कमांड में किसी को भी इसके बारे में पता चल गया, तो वह फिर कभी मिशन कंट्रोल रूम से बाहर नहीं निकलेगी। जन्मजात प्रतिभाएं लगभग कुछ भी हो सकती हैं और इतना मजबूत हैकिंग कौशल बहुत दुर्लभ है। जन्मजात प्रतिभाओं की यही सबसे बड़ी और सबसे कष्टप्रद बात है। उनकी यही विविधता उन्हें अविश्वसनीय बनाती है। ज्यादातर प्रतिभाएं बेहद विशिष्ट होती हैं, सामान्य प्रयोजन वाली प्रतिभाएं जैसे कि उसका जो आसपास की मस्तिष्क गतिविधि को स्कैन करता है और उसकी जो लगभग किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम तक पहुंच सकती है, ये 100 मिलियन स्तर के अपवाद हैं। उनके आसपास जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं पहुंच पाया है और अब आने वाले लैंडर क्षितिज पार करते समय काफी नीचे हैं और उनके क्षेत्र में उतरने वाले हैं। मैक्स को उन सैनिकों पर दया आ रही है जिन्हें इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भेजा गया है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी गोलीबारी की गति धीमी हो जाए। उन पॉड्स पर रोक लगाओ, कार्प का क्रोध निर्देश देता है, क्योंकि उनका एक समूह गांव के बहुत पास गिर रहा है। उनमें जीवित सैनिकों के होने की संभावना नहीं है और वे खायों की सीधी रेखा में उतरेंगे। सिग्नस ने शायद उन्हें अपनी निजी आपूर्ति ड्रॉप भेज दी होती, यह मानते हुए कि वह जगह कम सुरक्षा वाली और लेने के लिए तैयार थी। उनमें से एक तो शहर के चौक पर भी उतरता है, लेकिन योजना के अनुसार खुलने से पहले ही खुल जाता है। एक आदर्श आपूर्ति ड्रॉप, लेकिन गलत पक्ष को भेजा गया। कमांडर, यह एक पैदल सेना ड्रॉप है। 90 दिनों का प्रावधान, एक पानी बनाने की मशीन, कंपनी रसोई और उन सिग्नस ऊर्जा राइफलों का भार। कैप्टन कैटन ने घोषणा की जब उन्होंने पॉट की खोज की। इसका मतलब है कि बाकी लोग भी पैदल सेना के लिए ही होंगे। मैक्स को यकीन नहीं है कि क्या गड़बड़ हुई, लेकिन दुश्मन को लगता है कि सिग्नस की सेनाएं इस स्थिति पर कब्जा जमाए हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले कुछ दिनों से कोई उन पर हमला नहीं कर रहा था। सिग्नस कमांड को यह समझने में देर नहीं लगी कि चीजें बहुत बुरी तरह अप्रत्याशित रूप से गड़बड़ा गई हैं। इसमें मैक्स की पोजीशन पर भेजा गया ड्रॉप भी शामिल है। उन्होंने देखा कि सुपर हैवी यूनिट्स अभी भी मौजूद हैं और साथ ही गांव के अंदर फील्ड मेंटेनेंस पोजीशन पर तैनात सभी रिवर्स भी मौजूद हैं और उन्होंने मान लिया कि वे जीत गए हैं, लेकिन उनका संचार टूट गया। उन्हें तब ज्यादा जानकारी मिली जब रेथ ऑफ कार्ब ने लैंडर्स को मार गिराना शुरू किया, लेकिन तब तक वे उस जगह पर लैंडर्स के साथ आने वाले 10,000 पैदल सैनिकों के लिए 1 महीने का राशन और सभी नए उपकरण भेज चुके थे। मैक्स के लिए दोनों देशों के लैंडर्स के बीच समानता उल्लेखनीय थी। दोनों ही उड़ने वाली ईंटें थीं जिनके एक सिरे पर विशाल थ्रस्टर्स और दूसरे सिरे पर दरवाजे थे, और वायुमंडल में स्थिरता और गतिशीलता के लिए छोटे छोटे फोल्डिंग पंख भी थे। सिग्नस सेना ने कम से कम एक पॉड को बचाने के असफल प्रयास में लगभग तुरंत ही एक मेचा इकाई को भेज दिया था, क्योंकि बाढ़ और भीषण गर्मी के कारण क्षेत्र में उनके पास मौजूद लगभग सभी रसद नष्ट हो गई थी और बहुत कम सुदृढ़ीकरण बचे थे। मैक्स को उनके संचार से ये भी पता चला कि जिस कक्षीय हमले ने कार्प के क्रोध शहर को नष्ट कर दिया था, वह कैप्लर का हमला था, और मित्र बेड़े का मानना था कि सिग्नल जाम होने के कारण उसकी स्थिति पहले ही नष्ट हो चुकी थी।
इस हमले में एक पूरी सिग्नस हेवी मेचा रेजिमेंट और अज्ञात संख्या में पैदल सेना नष्ट हो गई। जनरल कार्ब को हमले से पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास हालात इतने खराब हैं, लेकिन सिग्नस की रिपोर्ट बताती है कि शहर के तबाह हो जाने के बाद पुल अब एक अग्रिम पंक्ति का रणनीतिक स्थान बन गया है, जिसे वे केपलर के हाथों में नहीं रहने देना चाहते। अगले दिन की शुरुआत भोर से ठीक पहले एक्सोस्केलेटल कवच पहने विशेष बलों को पैराड्रॉप करने के प्रयास से होती है। कोई भी सही सलामत जमीन पर नहीं पहुंच पाया। इसके 5 मिनट बाद रिवर्स के 2 विंग एक ड्रॉप पॉड पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि केपलर बलों ने उन्हें पहले ही खाली कर दिया था। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मिशन अब और भी मुश्किल हो गया है, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के खायों की ओर दौड़ लगाए और बचाव अभियान पूरा किया। जनरल कार्ब सो रहे थे और मैक्स ड्यूटी पर नहीं थे, इसलिए निको ने अपने विशिष्ट निको अंदाज में रक्षा का नेतृत्व किया। उसने रक्षा पंक्ति में सभी लाइट मेचा को एक ही लक्ष्य चुनने और संगठित रूप से गोलियां चलाने को कहा। हर 2 सेकंड में जब वह गोलियां चलाती तो एक रीवर मारा जाता और एक नया लक्ष्य चुना जाता। केवल 3 अन्य क्रूसेडर ड्यूटी पर थे, लेकिन उसी रणनीति का पालन करते हुए, दोगुनी गति से गोलीबारी करते हुए, वे बिना कोई हताहत हुए दुश्मन को खत्म करने में सफल रहे। अकेले लाइट मेचा अधिकतम दूरी पर रीवर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन एक साथ 20 मेचा को कोई दिक्कत नहीं होती, बस उन्हें एक ही बिंदु पर निशाना लगाने के लिए व्यवस्थित करना होता था। सिग्नस रेडर्स पैदल सेना के भारी हथियारों की सीमा में भी नहीं आ पाते थे। तुम्हें लगता होगा कि वे सीख जाएंगे। उस दिन तीसरे गश्ती दल के छापे के बाद मैक्स ने मन ही मनाह भरी। सिर्फ गढ़वाली पैदल सेना और ड्यूटी पर तैनात कुछ हल्के मेचा के साथ बेस 20 हल्के मेचा और 3 क्लोज कॉम्बैट रीवर्स की एक टुकड़ी को पीछे धकेल सकता था। दुश्मन देख सकते हैं कि उनके पास कार्ब का क्रोध और कई क्रूसेडर हैं। इन छोटे छोटे छापों से वे आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? इस बीच सिग्नस कमांड बनकर में हालात ठीक नहीं चल रहे थे। गश्त पर भेजे गए लाइट मेचा का ईंधन खत्म हो रहा है, अग्रिम मोर्चे पर हर जगह रीवर्स के पास गोला बारूद कम पड़ रहा है और जनरल स्टोर्स की हालत तो और भी खराब है। पुनः आपूर्ति का प्रयास पूरी तरह से विफल रहा और सेनाएं बाढ़ के बाद जीवित रहने के लिए जो कुछ भी संभव हो उसे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। सब कुछ अस्त व्यस्त है, लेकिन थिएटर का लॉर्ड कमांडर अपने सलाहकारों की एक भी बात सुनने से इनकार कर रहा है, या कम से कम वे जो पहले समूह को ऐसी बातें कहने के लिए फांसी दिए जाने के बाद बचे हैं। उन्होंने इसे देशद्रोह और कायरता कहा। क्या तुम एक साधारण पुल भी नहीं ले सकते? सिग्नस लॉर्ड कमांडर अपने अग्रिम पंक्ति के जनरलों पर चिल्लाता है, जो उसके गुस्से को देखकर आंखें न घुमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लैंडिंग को कई दिन हो गए हैं और दक्षिणी शहरों की ओर बढ़ते हुए हमने एक भी पोजीशन नहीं ली है। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? वह चिल्लाता है। इस कोशिश से उसका चेहरा लाल हो गया है और उसके मोटे चेहरे पर पसीने की बूंदें बहने लगी हैं। वहां मौजूद किसी ने भी उसे यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह मूर्ख है। उसके आदेश पर हुए लैंडिंग हादसे में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मेचा और उससे 10 गुना ज्यादा सैनिक खो दिए थे। इस सेक्टर के लिए गिराई गई कोई भी सप्लाई नहीं बची थी और एक ऑर्बिटल स्ट्राइक ने केपलर की सारी सप्लाई नष्ट कर दी थी, जो शहर के खंडहरों से उन्हें मिल सकती थी। केपलर की रक्षा रणनीति और उसके परिणामस्वरूप नष्ट हुए मात्र जहाजों से आई बाढ़ ने एक झुलसी हुई धरती की नीति को जन्म दिया है। पीछे कुछ भी नहीं बचा है और सिग्नस की आपूर्ति लाइनें टूट गई हैं। कक्षीय श्रेष्ठता के बावजूद अगर केपलर मेचा उन तक पहले नहीं पहुंचता तो उनके भूख से मरने की संभावना है। अगर वे 1 हफ्ते के अंदर हालात नहीं सुधार पाए तो बड़े पैमाने पर पलायन की संभावना है। उस समय घर लौटने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि एक विदेशी विद्रोह में मदद करने के लिए एक असफल लड़ाई में हुई भारी जान माल की हानि के लिए उन्हें देशद्रोही और बहिष्कृत करार देकर निर्वासित कर दिया जाएगा। जो सैनिक जमीन पर पहुंचने के लिए बच गए, उन्हें पहुंचने के दिन ही आधा राशन दिया गया तथा उन्हें अपनी पकड़ को स्थिर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख शहर पर कब्जा करने की आवश्यकता थी, लेकिन अब तक यह असंभव साबित हुआ है। महाराज, यदि हम लक्ष्य क्षेत्र के लिए आपूर्ति प्राप्त कर सकें, एक जनरल ने शुरू किया, जिससे लॉर्ड कमांडर ने क्रोध में अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। जब तक हम उस पुल या राजधानी पर कब्जा नहीं कर लेते, तब तक हमें एक भी नहीं मिल सकता जिस पर कार्पे नोक्टिम का कब्जा है, उस दुष्ट कमीने का। उनके पास शहर में कहीं एक कक्षीय रक्षा हथियार है जिसकी सीमा हमारे आपूर्ति पॉड्स में है, और जो भी उस पुल पर कब्जा कर रहा है उसके पास भी एक है।
पुल की सुरक्षा मुट्ठी भर क्रूसेडर्स और एक क्षतिग्रस्त फैलेंक्स के पास है, जिसके पास पिछली बार जब हमें इसकी स्थिति की पुष्टि मिली थी तब भी मुख्य हथियार काम नहीं कर रहे थे, इसलिए अब ये ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। उनके पास कोई आपूर्ति लाइन या स्पेयर पार्ट्स नहीं है। इस समय वे उचित सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? लॉर्ड कमांडर अब पूरी तरह से गुस्से में है, इसलिए जनरलों ने योजना बनाने के लिए खुद को अलग कर लिया है। एक व्यक्ति ने पूछा, मान लीजिए कि फालेंक्स सक्रिय है और उनके पास गोला बारूद है, तो हमें क्या चाहिए? हमारे पास इस क्षेत्र में केवल 2 सुपर हैवी हैं। दोनों भेजो। रिपोर्ट्स के अनुसार 10 और क्रूसेडर बचे हैं, इसलिए कम से कम 50 रीवर्स और 100 स्काउट क्लास लाइट मेचा भेजो ताकि खायों में घुसकर बाकी पैदल सेना को नष्ट किया जा सके। एक वृद्ध जनरल ने धीरे से पूछा, और क्या बमबारी से बचे हुए सैनिक अभी भी पुल पर छिपे हुए हैं? फिर उनकी संख्या को देखते हुए और यह मानते हुए कि उनके पास गोला बारूद बचा है, हमें किलेबंद स्थानों पर उनकी क्रूसेडर श्रेणी की इकाइयों से मुकाबला करने के लिए कम से कम 100 मुख्य मेचा की आवश्यकता होगी, साथ ही सुपर हैवी और 200 हल्के मेचा की भी आवश्यकता होगी। तो आप क्या कह रहे हैं कि हम सब जा रहे हैं? आपूर्ति पाने की कोशिश कर रहे जनरल ने हार मान ली हुई हंसी के साथ कहा। 6 में से 4 2 सुपर हेवीज के पायलट थे और बाकी अब ज्यादातर कमजोर हो चुकी मेचा रेजिमेंटों का नेतृत्व कर रहे थे। तो फिर शहर खाली कर देना चाहिए, जो कुछ भी हमारे पास बचा है उसे उस क्षेत्र में भेज देना चाहिए। या तो मौत या महिमा, डेथ और ग्लोरी। मैक्स ने तय किया कि स्काउट टीमों को मोटरसाइकिलों पर भेजना एक जरूरी बदलाव होगा। बाढ़ के बाद इलाके में बहुत कुछ बह जाने के बाद छिपने की जगह न होने के कारण उन्हें निगरानी के लिए अब ज्यादा जगह की जरूरत थी। इसका मतलब था कि सुरक्षा बनाए रखने के लिए ज्यादा गतिशीलता की जरूरत थी। वे अधिकांश राष्ट्रों की पैदल सेना किट का एक मानक हिस्सा हैं, हालांकि जब वे इस ग्रह पर पहुंचे तब तक 111वीं रेजिमेंट के पास वे सभी समाप्त हो चुके थे। सौभाग्य से उनके दयालु और उदार सिग्नस ड्रॉप मास्टर लाभार्थियों ने उन्हें पैदल सेना के उपकरणों की एक विशाल आपूर्ति प्रदान की थी, जिसमें कई इलेक्ट्रिक स्काउट बाइक भी शामिल थीं। इन्हें सौर ऊर्जा से धीरे धीरे चार्ज किया जा सकता था या मेचा से तेज चार्ज किया जा सकता था, और इन्हें उनके परिवहन क्रेट से मिनटों में इकट्ठा किया जा सकता था। मैक्स ने स्काउट्स को जोड़ियों में भेजा, हर जोड़ी को जो गतिशील बना सके, जिनमें कुछ जोड़े जर्जर नागरिक वाहनों में भी थे जो इलाके में हुई इतनी लड़ाई के बाद भी किसी तरह काम कर रहे थे। ये सन्नाटा सभी के लिए बुरी खबर जैसा लग रहा था, मानो दुश्मन बस फिर से संगठित होने और जोरदार जवाबी हमला करने में समय लगा रहा हो। अतः वर्तमान में स्काउट्स को उनके और शहरों के बीच तैनात किया गया है तथा तेज गति से चलने वाले सेंटिनल पैटर्न मेचा की एक जोड़ी को सबसे संभावित दिशा से आगे बढ़ने के लिए निगरानी हेतु भेजा गया है, जहां से कार्प के क्रोध को बाहर निकाला गया था। यहां तक कि एक कॉवेट क्लास मेचा भी पूरी गति से दौड़ते हुए सेंटिनल को नहीं पकड़ सकता, इसलिए ये स्काउट बाइकों को उनके अग्रिम स्थानों पर सबसे खतरनाक स्थान पर भेजने से कहीं अधिक सुरक्षित है। कर्नल, दुश्मन की बड़ी गतिविधियों की रिपोर्ट कर रहा हूं। 2 सुपर हैवी मेचा और 100 से ज्यादा रीवर क्लास, साथ में लाइट मेचा सपोर्ट यूनिट्स। अगली सुबह सेंटिनल्स रिपोर्ट करते हैं और मैक्स पायलटों की आवाज में थकान सुन सकता है जब वे मुख्य बल की ओर वापस दौड़ते हैं। ओह, उससे सही होने से कितनी नफरत है। सभी गश्ती दल बेस पर वापस रिपोर्ट करें, सभी इकाइयां रक्षा चौकियों पर पहुंचें और अगर हमारे पास कोई गोला बारूद बचा है तो नदी की ओर नजर रखते हुए मिसाइल बगी तैयार रखें। सभी पायलट और भारी हथियार दल तैयार रहें। पूरी परिधि के चारों ओर तैनात हो जाओ। कार्प का क्रोध आगे कहता है, मैं इस कमांडर से पहले भी लड़ चुका हूं, वे सेनाएं भेजकर घेर लेंगे किसी कमजोर जगह की तलाश में ताकि बेस में सेंध लगाकर घुस सकें और नजदीकी लड़ाई का फायदा उठा सकें। आप सबने जनरल की बात सुनी। पूरा घेरा बनाकर नदी के किनारे, जहां से मुख्य सेना आएगी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्प का क्रोध अपनी भविष्यवाणियों में बिल्कुल सही निकला। 50 रीवर क्लास मेचा, दोनों सुपर हैवी इकाइयां और ढेर सारे हल्के मेचा नदी के उस पार उनके सामने हैं, बस आसान हथियारों की पहुंच से बाहर। उसी समय 50 अतिरिक्त रीवर क्लास मेचा और कुछ और हल्के मेचा किले के चारों ओर कुछ दूरी पर चक्कर लगाते हुए अंदर जाने का रास्ता तलाशते हुए देखे गए। जिस तरह से वे खुद को रोक रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें जो दिख रहा है वह उन्हें पसंद नहीं आ रहा। निको इस मिशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कस्टम सिक्योर चैनल को हैक करने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि वह कोई भी ऑर्डर या अपडेट मिस नहीं करना चाहता। इसमें कुछ मिनट लगते हैं क्योंकि वे मानक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह हमला करने से पहले एक व्यावहारिक संकेत प्राप्त करने में सफल हो जाती है। ये सबसे बुरी स्थिति है, सर, वह सुनती है।
मैंने 9 दृश्यमान क्रूसेडर्स के साथ साथ लाइट मेचा की एक पूरी कंपनी, 1 दर्जन संभावित छिपी हुई इकाइयां और कार्प का प्रकोप गिना है। कार्प कैसा दिख रहा है? क्या उन्होंने इसकी मरम्मत करवा ली? यह आवाज आशा भरी लग रही थी। नहीं महोदय, ऐसा लग रहा है कि यह निष्क्रिय हो गया है। कॉकपिट के सामने एक आक्रमण ढाल ने घेरा हुआ है और कवच की आंशिक मरम्मत की गई है। योजना तब काम कर गई। ये ढाल वही है जिसने पिछली बड़ी लड़ाई में इसकी जान बचाई थी, और कवच के जरूरी हिस्सों में पैच लगे हुए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए रंग रोगन की जरूरत है। हम ये कर सकते हैं। मजबूत होने के बावजूद ये क्रूसेडर 2 सुपर हेवीज के सामने टिक नहीं सकते। हमला 2 मिनट में शुरू होगा। सिग्नस कमांडर की आवाज सुनाई देती है। मुझे सिग्नस कमांड चैनल पर एक इंटरसेप्ट मिला। उन्हें हमारी असली ताकत पर शक है, लेकिन उनका मानना है कि कार्ब निष्क्रिय है। हमला 90 सेकंड में शुरू होगा, निको ने स्टालवार्ड बटालियन को बताया। फिर हम 15 सेकंड में हमला करेंगे। 10 सेकंड में अपने लक्ष्य चुन लो। 4, 3, 2, गो। मैक्स हमले की उल्टी गिनती करता है। उन्नत कार्मिक वाहकों से मिसाइलें उड़ती हैं और आयन अग्नि की बौछारें उड़ती हैं, जो सिग्नस मेचा पर तब गिरती हैं जब वे तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद प्रक्षेपास्त्रों की झड़ी लग जाती है और छिपे हुए मेचा लड़ाई में शामिल होने के लिए खुद को प्रकट करते हैं। केवल एक ही चीज है जो हिली नहीं है, वह है कार्प का क्रोध। आने वाले सिग्नस मेचा 2 दर्जन की एक लहर में खड़ तक पहुंचते हैं, और नजदीकी मुकाबले में अपनी ताकत का फायदा उठाने के लिए जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। तभी कार्प का क्रोध सक्रिय हो जाता है और उसकी ज्वाला कवच की परत को पिघला देती है। उसी समय आयन बमबारी सरनी सुपर हेवीज पर हमला करती है। उन पर मिसाइलों से हमला किया गया है और वे गोली चलाने से ज्यादा बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उनमें से पहला कार्प के प्रकोप की बड़ी तोपों से मारा जाता है तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वे बचना बंद कर देते हैं और अपने हथियार अपने घायल साथी पर तान देते हैं। ये स्टेलवार्ट और मिसाइल बगियों के लिए सुपर हेवीज पर पूरी ताकत से हमला करने का संकेत है। 60 मिसाइलों की एक लहर, जो उनकी आखिरी आपूर्ति है, युद्धतोप और स्टेलवार्ट के पल्स लेजरों के साथ केवल 2 लक्ष्यों पर केंद्रित है। एक रिवर उसके पास नदी में कूदने के लिए पर्याप्त निकट आ गया है और मैक्स ने एक ही बार में दोनों प्लाज्मा शॉटगनों से उस पर हमला कर दिया, जिससे भारी केंद्रीय कवच पिघले हुए लावा में बदल गया। बाद में उन्हें निको का धन्यवाद करना होगा। ये नई बंदूकें नजदीकी रक्षा के लिए अद्भुत हैं। रिकॉर्ड के लिए, मुझे ये योजना नापसंद है। कार्प का क्रोध कहता है, जब सिग्नस सुपर हैवी इकाइयों पर तीव्र फायर तोपों से सैकड़ों मुट्ठी के आकार के गोल उसके धड़ के सामने लटकी ढाल में जा टकराते हैं। जब कैप्लर बलों की ओर से जवाबी गोलाबारी होती है तो एक सिग्नस सुपर हैवी पूरी तरह से फट जाता है तथा विस्फोट के कारण दूसरा भी गिर जाता है। कार्प का क्रोध हमले से उबर जाता है। उसकी ढाल अब चकनाचूर हो चुकी है और उसके पीछे का कवच भी मध्यम क्षति दर्शाता है, क्योंकि उसकी अवरोधक ढाल हमले में ढह गई है। शक्तिशाली आयन बॉम्बार्ड एरे का दूसरा विस्फोट गिरे हुए सिग्नस सुपर हैवी को निष्क्रिय कर देता है और रक्षकों में उत्साह भर जाता है। मैक्स तारित के रैज पर हवाई हमले के सायरन की आवाज सुनता है। उसे यकीन है कि यह हंसी है और आक्रामक लाल मेचा तलवार चलाने वाले प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है, जो अभी नदी पार कर रहा था। उसका ब्लेड तैयार है। नदी वाले हिस्से की तुलना में दूसरे पक्ष थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी अपने विरोधियों को खायों के बाहर रोके हुए हैं। कैप्लर की तरफ से गोलीबारी अब ज्यादातर ऊर्जा आधारित है। पैदल सेना की प्रक्षेपास्त्र राइफलें मेचा पर लगभग कोई असर नहीं डालती और उनके पास गोला बारूद भी लगभग खत्म हो चुका है। सिग्नस ऊर्जा राइफलें शायद उतनी परिचित न हो, लेकिन उनके पास बहुत सारी उपलब्ध हैं तथा चार्ज किए गए अतिरिक्त पावर सेल भी उपलब्ध हैं। मैक्स अपनी युद्ध तोप दक्षिणी सड़क की ओर मोड़ता है, जहां एक भारी मेचा, जिसे वह पहचान नहीं पाता, सुरक्षा घेरे को भेदता हुआ आ गिरा है। 2 तेज युद्ध तोप के गोले उस मजबूत मेचा की पीठ पर लगते हैं और वह एक जबरदस्त आग के गोले में फट जाता है। वह एक रक्षक को गिरते हुए देखता है और विजयी सिग्नस मेचा पर वार करता है, उसे पीछे की ओर धकेलता है, जहां तारित के क्रोध के प्रभाव से उसके पावर कोर में एक तलवार घुस जाती है और फिर वह एक अजीबोगरीब मानवीय तरीके से गिर पड़ता है। निको मेचा को तलवार से गिरा देती है और वापस लड़ाई में कूद पड़ती है। 100 टन धातु को क्रूर हाथापाई में पटकना शायद अब तक का सबसे कारगर युद्ध तरीका न हो। फिर भी जब भी वह किसी दुश्मन मेचा को मारती है तो इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। हमले में बचे हुए लोग पीछे हट रहे हैं। साथ ही मैक्स का अनुमान है कि यदि लड़ाई अधिक बराबरी की होती तो सेना की दूसरी लहर भी पीछे हट जाती और रक्षक अपने नुकसान का जायजा लेने लगते हैं।
स्टेलवार्ट, हमें मैदान पर हलचल दिखाई दे रही है। सेंसर बता रहे हैं कि यह एक पायलट है। हम इसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तारित का रैज स्पीकर पर घोषणा करता है। मैक्स ने फैसला किया कि उसने जरूर अपना रेडियो खराब कर दिया होगा। कृपया मुझे अपना रैंकिंग नोबल तारित रैज का अच्छा पायलट लाएं। मैं लॉर्ड जनरल किर्कलैंड हूं और मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। गिरे हुए सुपर हैवी के पास खून से लथपथ आदमी निको के पास आते ही हार मानकर घोषणा करता है। जनरल एक सिग्नेस उपाधि है जो किसी कुलीन के पद को उसके जन्म के वंशानुगत पद से ऊपर उठाती है। सभी सिग्नेस जनरल कुलीन होंगे, लेकिन युद्ध के दौरान लॉर्ड जनरल का पद लॉर्ड कमांडर से थोड़ा ही नीचे होगा, जो युद्ध के इस क्षेत्र का प्रभारी होगा। मुझे लगता है कि जनरल कार्ब एक सच्चे रईस हैं। कृपया बैठ जाए और मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। निको विनम्रता से जवाब देता है, घुटनों के बल बैठकर अपनी आयन डिस्ट्रॉयर को जमीन पर रख देता है। वह उस पर बैठ या लेट सकता है और रखरखाव दल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षा रेलिंग को पकड़ सकता है। जनरल सोचता है, आवाज जवान लगती है। शायद उसकी सेना के आने से पहले ही युवा पायलट ने अपना परिवार विद्रोहियों के हाथों खो दिया होगा। सिग्नस साम्राज्य कुलीन रक्त को बहुत महत्व देता है और विद्रोहियों की चालबाजियों से शुरू से ही नाराज था, लेकिन यह एक बहुत ही अच्छा मौका था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था। लॉर्ड जनरल किर्कलैंड अपनी कलाई पर लगे खुफिया फाइलों की जांच करते हैं और देखते हैं कि कहीं उनमें तारित के क्रोध का जिक्र तो नहीं है। हालांकि उन्हें जो मिलता है वह थोड़ा चौंकाने वाला होता है। तारित परिवार एक प्राचीन कुलीन वंश है और एक समय तो उन्होंने सिग्नस शाही परिवार की एक सदस्य से विवाह भी कर लिया था। इस तरह ये पायलट सिग्नस का एक शाही कुलीन बन जाता और साथ ही कैप्लर में एक वंशानुगत कुलीन भी, भले ही वह सबसे वरिष्ठ सदस्य न हो, उपाधियों के उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में शामिल हो जाता। बेशक इस समय लाखों लोग शाही कुलीन कहलाने के योग्य हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिग्नस संस्कृति उन्हें कमतर आंकती है। शाही परिवार का महान कार्यों का एक लंबा इतिहास रहा है, न कि केवल सिंहासन के सीधे दावेदारों का। युवती, क्या आप मेरे साथ कॉफी पर आ सकती हैं जब तक कि कागजात तैयार नहीं हो जाते? जनरल ने कैप्लर साम्राज्य और तारित परिवार की स्थिति के बारे में अधिक जानने की उत्सुकता से पूछा। मुझे माफ कर दीजिए जनरल, युद्ध का मैदान एक इज्जतदार युवती के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आमतौर पर अपना मेचा तब तक नहीं छोड़ती जब तक कोई दौरा खत्म न हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, निको ने विनम्रता से जवाब दिया, जिससे उसके मेचा के मुख्य हथियार पर बैठी जनरल मुस्कुरा उठी। जाहिर है, सुरक्षा पहले। तुम ऐसे बोल रहे थे जैसे ये तुम्हारा गृहलोक न हो। क्या ये तुम्हारा पहला युद्ध नहीं हो सकता? मैं अब्राहम कैप्लर के साथ सीधे बेलमोंट की लड़ाई से अकादमी प्रशिक्षण के बाद अपने पहले गश्त पर पहुंचा था। इनमें से कोई भी जानकारी ऐसी नहीं थी जिसे सिग्नस खुफिया विभाग सेकंडों में प्राप्त न कर सकता था, क्योंकि जनरल को ऑडियो इस तरह से भेजना चाहिए था कि वह उसे पकड़ न सके। तारित के क्रोध की सेनाओं के बीच एक शानदार प्रतिष्ठा है। शहर में प्रवेश करते समय उनके बगल से एक आवाज आती है और निको देख सकता है कि पायलट कार्ब के क्रोध से निकल चुका है और जमीनी स्तर पर जाने की तैयारी में अपने विशाल मेचा के द्वार पर खड़ा है। ब्रिगेडियर जनरल विस्काउंट कार्ब, आपकी सेवा में। कृपया मेरे पीछे आइए और जब तक मेरा मेचा ठीक हो रहा है, हम आपके आत्मसमर्पण की प्रक्रिया जारी रखेंगे। पिछली बमबारी से नियंत्रण मॉड्यूल को कुछ नुकसान हुआ था। दोनों रईस स्थानीय अकादमी की ओर जाते हैं, जहां वे उचित चर्चा कर सकते हैं, और निको अपनी खोज जारी रखने के लिए मैदान में लौट आती है। साथ में लाइट मेचा और कुछ क्रूसेडर्स भी होते हैं जिनके हाथ काम करते हैं। सिग्नस मेचा पर बहुत कम ही ऐसे उपकरण थे जो उनके उपकरणों के साथ बदले जा सकते थे, लेकिन उन्हें इसे इधर उधर छोड़ना गलत लगा, इसलिए मैक्स ने आदेश दिया कि इसे एकत्रित कर शहर के भीतर ही रखा जाए जब तक कि वे इसका कोई उपयोग न कर लें। 1 घंटे बाद खोजी टीमों को सीमित मात्रा में संभावित रूप से उपयोगी टुकड़ों के बीच एक उल्लेखनीय खोज मिली। विस्फोटित सुपर हैवी मेचा से निकला एक इजेक्शन पॉड। ये क्षतिग्रस्त था, लेकिन इसके अंदर जीवन होने का संकेत दे रहा था। जनरल कार्ब से तारित का क्रोध, अंदर आइए। आगे बढ़ो तारित, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? वह बहुत औपचारिक लगता है, वह अभी भी दूसरे कमांडर के साथ होगा। सफाई दल ने दूसरे सुपर हैवी से निकाले गए पायलट के डिब्बे को बरामद कर लिया है। क्या मुझे उन्हें आपके पास स्थानांतरित करने के लिए लाना चाहिए या उन्हें कुछ देर के लिए वहीं छोड़ देना चाहिए? एक लंबा विराम आता है। सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा करो। सिग्नस उनके सभी अफसरों को छुड़ाने को तैयार है। अगर कोई अधिकारी मिल जाए तो उसे जिंदा छोड़ दो। रिकवरी क्रू। उनका देश उन सभी को शर्तों के साथ वापस खरीदने को तैयार है।
पैदल सेना तारित के क्रोध पर हंसती है। बेशक सभी सिग्नस अधिकारियों को फिरौती मिलती है, ठीक उसी तरह जैसे पैदल सेना को उन पायलटों के लिए इनाम मिलता है जिन्हें वे जिंदा पकड़ते हैं। हाल ही में हमलावरों ने सिग्नस को बंदी बनाकर रखने के लिए उन पर बहुत दबाव डाला है, इसलिए वे कोशिश नहीं कर रहे हैं और उन्हें भागने दे रहे हैं। या शायद पायलट के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल में केवल विद्रोही नौकरशाहों और उनकी सेनाओं से लड़ते हुए उन्हें देशद्रोह के आरोप में सभी को मारने की आदत हो गई थी। मलबे में ब्रिगेडियर जनरल की वर्दी पहने 2 और बचे हुए लोग 3 कैप्टन और 1 मेजर के साथ पाए गए। ये बुरा नहीं है क्योंकि 50 से भी कम इकाइयां बचकर भागने में कामयाब रहीं। सभी को तारित्स रेंज में छांटने के लिए लाया गया और कैप्सूल को खोलकर दोनों पायलटों को जिंदा निकाला गया। नमस्कार उपस्थित अधिकारियों, मुझे बताया गया है कि आप सैन्य पद से ज्यादा कुलीन पद को महत्व देते हैं, क्या ये सही है? सभी ने सिर हिलाया और वह आगे बोली, अच्छा, सिग्नस संस्कृति के बारे में मेरा ज्ञान सीमित है। मैं लेडी तारित हूँ, तारित्स रेंज की पायलट। सभ्य योद्धाओं के रूप में आपको फिरौती की बातचीत के लिए हमारे बेस पर लाया जाएगा। जो लोग ऐसा नहीं चाहते उन्हें अभी दयापूर्ण मृत्यु दी जा सकती है, युद्ध में पूरे सम्मान के साथ मरते हुए। यह एक ऐसा सम्मान था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। फिरौती वापस मिलने पर उनके परिवारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन कायरता से मरने पर उनके पूरे वंश को अपनी उपाधि और अच्छी प्रतिष्ठा गंवानी पड़ेगी। निको को याद आया कि कूप दी ग्रेस या दयापूर्ण मृत्यु उसकी पुरानी जिंदगी का एक रिवाज था। आमतौर पर गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और यह उन लोगों को भी दिया जाता था जिनके सम्मान की मांग थी कि उन्हें किसी नुकसान के बाद बंदी न बनाया जाए। एक कैप्टन सीधा खड़ा हो गया। मैडम तारित, मेरा परिवार गरीब है और हाल ही में पदोन्नत हुआ है। हम फिरौती नहीं दे सकते। मुझे डर है कि मैं यहीं अपनी चोटों से मर जाऊंगा। मेरी संवेदनाएं महोदय, वह कहती है, फिर अपनी बड़ी उंगली से उसके सिर पर वार करती है, जिससे उसकी खोपड़ी और गर्दन टूट जाती है। कोई उसका नाम मृतकों की आगमन सूची में शामिल कर ले। आपके विचार के लिए धन्यवाद। सिग्नस उन परिवारों को एक बड़ा मृत्यु भत्ता देता है जो युद्ध में अपने पायलट को खो देते हैं। जनरलों में से एक उस भयावह दिखने वाले क्रूसेडर श्रेणी के मेचा के आगे झुकता है, जिसका रक्त लाल रंग अब पूरी तरह से झुलस गया है और जगह जगह से उखड़ गया है और कीचड़ और तेल से सना हुआ है। अब तुम सबको तुम्हारे हमवतन के पास पहुंचाना है। दूसरे सुपर हैवी का एक पायलट भी बच गया है, निको उन्हें बताता है। उन्हें एहसास होता है कि 6 में से 5 कमांड स्टाफ जनरल पकड़े गए हैं। लॉर्ड कमांडर शायद शर्म से भाग जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मिशन का आदेश दिया था जिसमें इतने सारे जनरल जिंदा पकड़े गए।